सुपर जीन 2 विकास। अध्याय 71 आकाश का प्रक्षेपण। पूरा आकाश एक प्रक्षेपण स्क्रीन में बदल गया था जिसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया था। पूरी दुनिया के ठिकानों में लोग दूर के आकाश को सामूहिक रूप से देख रहे थे, इस दृश्य को देख रहे थे जो चमत्कार जैसा लग रहा था। मानव प्रौद्योगिकी के चरम पर भी किसी के पास पूरे आकाश को प्रक्षेपण सतह के रूप में उपयोग करने की क्षमता नहीं थी। इसके अलावा ये चित्र बहुत यथार्थवादी थे, प्रक्षेपणों की तरह नहीं बल्कि फाटा मोर्गाना की पौराणिक मृगतृष्णा की तरह, सिवाय इसके कि फाटा मोर्गाना इतना स्पष्ट नहीं हो सकता था, न ही यह क्लोजअप प्रदान कर सकता था। अधिकांश मनुष्यों ने इस आश्चर्यजनक दृश्य को फाटा मोर्गाना समझ लिया था, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को पता था कि यह कोई मृगतृष्णा नहीं थी, बल्कि अधिक उन्नत विदेशी सभ्यताओं में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला एक आकाश प्रक्षेपण प्रणाली थी। वे मनुष्य म्यूटेटर जो तकनीकी रूप से उन्नत विदेशी ग्रहों पर गए थे, उनमें से कई ने पहले भी इस तरह की आकाश प्रक्षेपण प्रणाली देखी थी और अब उनके भाव निश्चित थे। फर्ममेंट प्रोजेक्शन सिस्टम केवल उच्च स्तरीय सभ्यताओं में ही उपलब्ध था, जिसे वर्तमान मानव सभ्यताएं नहीं बना सकती थीं। यहाँ फर्ममेंट प्रोजेक्शन सिस्टम के अचानक प्रकट होने से उन्हें चिंता हुई कि कहीं एलियंस इस ग्रह पर पहले से ही तो नहीं आ गए हैं। मानवता की वर्तमान ताकत ऐसी सभ्य एलियन प्रजातियों से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और अगर एलियन प्रजाति युद्ध छेड़ती है तो यह मानवता के लिए विनाशकारी युद्ध हो सकता है। सुपर बेस जैसे कि तियानचिन बेस, सीकॉर्न बेस, वानरा बेस, गॉड्स लव बेस और अन्य ने कई लोगों को भेजा। सभी ने फर्ममेंट प्रोजेक्शन सिस्टम के स्थान की खोज शुरू कर दी। वे एलियंस को खोजने की उम्मीद कर रहे थे और साथ ही उन्हें खोजने की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, उनकी भावनाएं काफ़ी जटिल थीं। वे लोग कौन हैं? मृगतृष्णा में जगहें बहुत अजीब लग रही हैं, वह कहाँ है? देखो, वहाँ सूरज नीला क्यों है? इतने सारे दृष्टिकोण क्यों हैं? ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक विशेष दृष्टिकोण है, जैसे कि उनका अनुसरण करते हुए इसे फिल्माया जा रहा हो। क्या फाटा मोर्गाना ऐसा कर सकता है? आखिर यह चीज़ क्या है? वे लोग वास्तव में कौन हैं? अधिकांश लोगों को इस तरह के संदेह थे, जबकि यशेन बेस के निवासियों ने लू और जू परिवारों के म्यूटेटर को तुरंत पहचान लिया, जिससे उनकी उलझन और बढ़ गई। लू और जू परिवारों ने तेजी से प्रतिक्रिया की, लोगों को जितनी जल्दी हो सके जांच करने के लिए जिनशुई झील के आसपास के क्षेत्र में भेजा। उन्होंने जल्द ही रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस को देखा, लेकिन जू तियानगे, लू किंग या किसी और को नहीं देखा, और कुछ समय के लिए किसी ने भी उस अजीब डिवाइस को छूने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोगों ने डिवाइस के पास जाने की कोशिश की, लेकिन अलार्म की आवाज़ के बाद जो लोग पास जाने की कोशिश करते थे वे प्रकाश की एक फटती हुई अंगूठी से राख में बदल जाते थे। छवियों को देखने वालों को जल्द ही एहसास हुआ कि आकाश में दृश्य एक आउटडोर सर्वाइवल शो की तरह थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उस खतरनाक जगह पर अलग अलग बेस वेरिएंट जीवों का सामना कर रहा था। उन्हें जो बात समझ में नहीं आई वह ये थी कि वहां मौजूद बेस वेरिएंट जीव उनके लिए अपरिचित थे, और कुछ ही घंटों में कई अलग अलग उत्परिवर्तित जीव अलग अलग जगहों पर दिखाई दिए थे। हे भगवान, क्या यह एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस है? ये भयानक है। वह उत्परिवर्तक इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है? क्या वह वास्तव में एक उत्परिवर्तक है? दो पहले ही मर चुके हैं। बाई शेनफेई भी आकाश में छवियों को देख रही थी, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत जटिल थी। वह उस स्थान को जानती थी क्योंकि वह स्वयं वहां गई थी, लेकिन वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि इसे इस तरह प्रक्षेपित किया जाएगा। उन बूढ़े लोगों को अब सिर दर्द हो रहा होगा, है न? बाई शेनफेई कुछ सोचती हुई प्रतीत हुई और उसके मुंह के कोने पर वास्तव में एक मुस्कान दिखाई दी। उसकी नज़र छवि में एक परिचित आकृति पर पड़ी और वह भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। वह वहाँ कैसे है? डार्क बर्ड बेस के अंदर लिन, वांग और क्यूई परिवारों के शीर्ष स्तर सभी परेशान दिख रहे थे। क्यूई और वांग परिवारों ने शुरू में सोचा था कि यह उनके लिए एक रहस्य था और केवल वे, डार्क बर्ड के धारक, ही उस रहस्यमय स्थान में प्रवेश कर सकते थे। भविष्य में वहाँ सभी बेस म्यूटेशन संसाधन उनके होंगे और वे उन संसाधनों का उपयोग अपने परिवार के कुलों को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। कुछ दशकों में वे सुपर बेस जैसे महान परिवारों में विकसित हो सकते हैं, या वे शीर्ष स्तरीय परिवार भी बन सकते हैं। न केवल अन्य लोग उस रहस्यमयी जगह में प्रवेश कर चुके थे, बल्कि यह शून्य में भी प्रक्षेपित किया गया था, जिससे वे भय, निराशा और क्रोध से भर गए थे। लिन मियाओ लिनशेन की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, सोच रहा था कि वह ऐसी जगह पर क्यों होगा। वहाँ के बेस वेरिएंट जीव बहुत डरावने थे। लिनशेन और उसका समूह अस्थायी रूप से एक छोटे से ग्रोव में छिप गया था, जो समुद्र तट के करीब था और बहुत बड़ा नहीं था। वे केवल अस्थायी आश्रय की तलाश कर रहे थे। वे, क्या तुमने नहीं कहा कि तुमने कई बार टेलीपोर्टर का इस्तेमाल किया है और कई ग्रहों पर गए हो? तुम टेलीपोर्टर को कैसे पहचान नहीं सकते? लिनशेन ने वेई वुफू को एक तरफ खींचा और उससे धीमी आवाज़ में पूछा। डिवाइस, यह अलग है। वेई वुफू ने अपना सिर हिलाया। लिनशेन ने भी ऐसा ही सोचा और फिर पूछा, क्या तुमने कभी रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस या ऑब्जर्वर शब्दों के बारे में सुना है? वेई वुफू ने अपना सिर हिलाना जारी रखा, जाहिर तौर पर उन्हें पहली बार सुना।
लिन शेन कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। अगर वेई वुफू को भी कोई सुराग नहीं था तो इस तथाकथित रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस की उत्पत्ति को स्पष्ट करना मुश्किल होगा। बेशक लिन शेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस क्या है। इसके नाम के बावजूद ये सिर्फ एक टेलीपोर्टर था। वह वास्तव में जानना चाहता था कि ये तथाकथित पर्यवेक्षक कौन थे। उनके पास जो सुराग थे उनसे ऐसा लग रहा था कि रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस किसी बाहरी स्रोत से आया है। हालांकि लिन शेन ने तियानशिन से पूछा था कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होती है और एक उपकरण के लिए अपने आप शून्य को पार करना असंभव था। उन्होंने केवल रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस देखा था जिससे दो संभावनाएं सामने आईं। एक संभावना ये थी कि एक अंतरिक्ष यान पहले ही उनके ग्रह के पास पहुंच चुका था और उनके द्वारा रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस को तैनात किया गया था। उस स्थिति में तथाकथित पर्यवेक्षक अंतरिक्ष यान के अंदर मौजूद एलियंस होने चाहिए जो किसी योजना के साथ मनुष्यों का निरीक्षण कर रहे हों। लेकिन एक और संभावना थी, रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस को ले जाने वाले अंतरिक्ष यान को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और डिवाइस उनके ग्रह पर उतर गई, ठीक वैसे ही जैसे 200 साल पहले प्राइमल एग्स को ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट पॉड्स के साथ हुआ था। अगर ऐसा होता तो कोई पर्यवेक्षक नहीं होता, फिर रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस उनकी छवियों को वापस कहाँ प्रसारित कर रहा होगा। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि यह शायद डिवाइस पर ही चल रहा होगा, संभवतः कई लोगों द्वारा नहीं देखा गया। लिन शेन ने स्पष्ट रूप से रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस की क्षमता को कम करके आंका, इस बात से अनजान कि उन्हें पूरी मानव दुनिया देख रही थी। इस ग्रह पर वापस आकर लिन शेन को अभी भी विश्वास था कि वह सफलतापूर्वक जीवित रह सकता है। एक बार फिर से आने के बाद उसने जल्दी से यहाँ गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल खुद को ढाल लिया। सिर्फ अनुकूलन ही नहीं, विकास सिद्धांत ने एक बार फिर गुरुत्वाकर्षण वातावरण के तहत प्रभाव डाला, जिससे लिन शेन के शरीर में मजबूत उत्परिवर्तन हुआ और वह और भी मजबूत हो गया। गुरुत्वाकर्षण वातावरण के बपतिस्मा के तहत लिन शेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि विकास सिद्धांत के प्रसारित होने के साथ ही उसकी हड्डियों का घनत्व और ताकत बढ़ गई। बेशक बलिदान जोड़ एक अधिसूचना को महसूस करने के 3 उदाहरणों ने लिन शेन को यह भी सूचित किया कि उनके साथ टेलीपोर्ट किए गए 3 लोग शायद अब तक मर चुके थे। पिछली बार के अनुभव के साथ लिन शेन पहले से ही जानता था कि बलिदान की पेशकश के बाद प्राप्त आभा को छिपाते हुए स्वर्ग की बलिदान क्षमता का उपयोग कैसे किया जाए। निश्चित रूप से उसका सबसे दुर्जेय ट्रम्प कार्ड फिज़ाइक फैटिक था, जो अपने बैकपैक में सबसे प्यारी नींद सो रहा था। अब लिन शेन की जीवित रहने की क्षमता पिछली बार की तुलना में काफ़ी मजबूत थी। जू तियानगे और लूकिंग दोनों मिश्र धातु स्तर के थे और उनके पास क्रिस्टल बेस लेवल के पालतू जानवर थे, लेकिन ऐसी जगह पर उन्होंने फिर भी लिन शेन का अनुसरण करने का फैसला किया, उन्हें अपना नेता मानते हुए। शेन, एक बेस वेरिएंट प्राणी समुद्र से बाहर आया है, जू तियानगे ने फुसफुसाया, जो निगरानी कर रहा था, क्योंकि वह चुपके से पीछे खिसक गया और धीमी आवाज में बोला। समूह ग्रोव के किनारे की ओर बढ़ा, झाड़ियों में छिप गया और समुद्र तट की ओर देखने लगा। दरअसल उन्होंने समुद्र से एक बेस वेरिएंट प्राणी को निकलते देखा। अरे, ये किस तरह का बेस वेरिएंट प्राणी है? अध्याय 72, घेराव। यह उद्गार लिन शेन और उसके समूह के 4 व्यक्तियों में से किसी का नहीं था, बल्कि उनकी विशेष छवियों को देखने वाले लोगों का था। छवियों को देखने वाले कई लोग इस तरफ आकर्षित हुए थे। वास्तव में आकाश से छवियों के प्रक्षेपण की शुरुआत से ही लिन शेन की 4 व्यक्ति टीम की ओर काफ़ी लोग आकर्षित हुए थे। वहाँ सुंदर पुरुष, सुंदर महिलाएं और सख्त लोग थे, कौन नहीं देखना चाहेगा। दुर्भाग्य से यह आधा दिन बीत चुका था और वे चारों बिना कहीं गए केवल छोटे जंगल में छिप गए, चूहों के घोंसले की तरह डरपोक, देखने लायक कुछ भी नहीं। इसके विपरीत कई अन्य अस्थायी टीमों ने कई बार बेस वेरिएंट जीवों के साथ लड़ाई की थी, जिनमें से कुछ हताहत हुए थे, जो और भी अधिक आकर्षक था। लिन शेन की तरफ देखने वाले लोगों की संख्या पहले से बहुत कम हो गई थी, लेकिन बेस वेरिएंट प्राणी के समुद्र से बाहर आने के बाद इसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया और भीड़ ने अपनी निगाहें इस ओर घुमाईं। बेस वेरिएंट प्राणी जो समुद्र से निकला था वह शानदार सुनहरे कवच में लिपटा हुआ था। उसके हाथ में एक सुनहरा त्रिशूल था जो एक स्वर्ण देवता की मूर्ति जैसा लग रहा था। बिना किसी और बात के इस बेस वेरिएंट प्राणी की शक्ल बहुत ही आकर्षक थी, पूरी तरह से सुनहरे रंग की, सूरज की रोशनी में सोने की चमकदार चमक को दर्शाती हुई। 2 मीटर से ज्यादा लंबा, ग्रीक पौराणिक कथाओं के देवता की तरह मजबूत, जिसने सुनहरे कवच पहने हुए थे, जो कोई भी इसे देखता वह चकित हो जाता। ये बेस वेरिएंट प्राणी बहुत मजबूत दिखता है, यह एक मिश्र धातु प्राणी होना चाहिए, है न? 4 लोगों की छोटी सी टीम आखिरकार एक बेस वेरिएंट प्राणी से लड़ने जा रही है। वे चारों जवान दिखते हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या वे मिश्र धातु स्तर तक आगे बढ़ गए हैं, क्या वे कोई कदम उठाने की हिम्मत करेंगे? उन्हें निश्चित रूप से लड़ना होगा। लड़ना क्या है, उन्हें भागना चाहिए। वे चारों हमेशा से ही छिपे हुए थे, निश्चित रूप से निचले स्तरों पर, शायद सभी स्टील लेवल के नए खिलाड़ी। उनका सामना करना खुद को प्लेट में परोसने जैसा होगा।
इतना चमकदार बेस वेरिएंट प्राणी, और यह मानव जैसा भी है। अगर इसे पालतू बनाया जा सके तो ये बहुत बढ़िया होगा। सपने देखना बंद करो। वयस्क बेस वेरिएंट प्राणी पालतू बनने के लिए अपनी चाबियां लगभग कभी नहीं देते। इस समय लोगों को अचानक वह रोमांच फिर से मिल गया जो 200 साल पहले मनुष्यों को वीडियो और लाइव स्ट्रीम देखने पर होता था, सिवाय इसके कि अब पूरी दुनिया एक साथ एक शानदार लाइव शो देख रही थी। क्या हमारे पास कोई पालतू जानवर है? पानी की जांच करने के लिए एक भेजो। बेस वेरिएंट प्राणी को अपने पास आते देखकर, संभवतः उन्हें खोजकर, लिन शेन ने जूतियानगे से कहा। वह अपने पालतू जानवरों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था, वे उसके गोला बारूद थे। जूतियानगे ने बिना कुछ और कहे सीधे एक पालतू कैप्सूल फेंक दिया जो समुद्र तट पर उतरने पर एक लोहे के सींग वाले घोड़े में बदल गया। देखो, मैंने तुमसे कहा था उनके पास पालतू जानवर के लिए केवल एक लोहे के सींग वाला घोड़ा है। वे सभी स्टील लेवल के होंगे, इसलिए वे छिप रहे हैं और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। लोहे के सींग वाले घोड़े को देखकर किसी ने तुरंत निराशा का भाव दिखाया। वे स्टील लेवल के मनुष्यों को बेस वेरिएंट प्राणियों द्वारा मारे जाने का दृश्य नहीं देखना चाहते थे। कुछ लोगों को लगा कि छवियों में खिलाड़ी इतने अच्छे नहीं थे, वे भी ऐसा कर सकते थे। जूतियानगे के आदेश का पालन करते हुए लोहे के सींग वाले घोड़े ने बेस वेरिएंट प्राणी की ओर हमला किया। जब वह करीब आया तो उसने अपना सिर नीचे किया और अपने सींग से उसके माथे पर वार किया। बेस वेरिएंट प्राणी एक स्वर्ण कवचधारी देवता की तरह चकमा नहीं दिया या टाला नहीं। उसने अपने हाथ में स्वर्ण त्रिशूल का उपयोग भी नहीं किया, इसके बजाय उसने अपना मुक्त हाथ आगे बढ़ाया और लोहे के सींग वाले घोड़े के सींग को पकड़ लिया। लोहे के सींग वाला घोड़ा भयंकर रूप से हमला करते हुए अचानक अपने रास्ते पर रुक गया। चाहे उसके खुरों ने कितनी भी कोशिश की हो, वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए, न ही वे बेस वेरिएंट प्राणी की पकड़ से मुक्त हो पाए, केवल अपनी जगह पर फिसल गए। क्रैक! बेस वेरिएंट प्राणी ने थोड़ी ताकत लगाई और लोहे के सींग वाले घोड़े के सींग को तोड़ दिया और उसे लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया। लोहे के सींग वाला घोड़ा पीड़ा में चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम भी चल पाता, अचानक सुनहरे त्रिशूल से घायल होकर समुद्र तट पर गिर पड़ा। बहुत शक्तिशाली! वह स्वर्ण देवता जैसा बेस वेरिएंट प्राणी विस्फोटक रूप से शक्तिशाली है। शक्ति गौण है, मुख्य बात यह है कि यह कितना शानदार दिखता है। वह शैली, वे चालें बस बहुत शानदार। अब 4 लोगों की टीम मुश्किल में है। जल्दी से देखो, स्वर्ण देवता उनके छिपने के स्थान की ओर चल रहा है, उसने उन्हें खोज लिया होगा। जैसे जैसे स्वर्ण देवता छोटे छोटे जंगल की ओर कदम बढ़ाते गए, जहां चारों छिपे हुए थे, कई लोगों के दिल उनके गले में फंस गए। वेई, ये तुम्हारे ऊपर है। लिन शेन ने जूतियानगे की ओर देखा, जो कुछ हद तक टालमटोल कर रहा था, और फिर उसके बगल में वेई वुफू से बात की। मिश्र धातु बेस वेरिएंट जीव जूतियानगे के लिए संभालने के लिए बहुत ज्यादा नहीं थे। उसके पास अभी भी क्रिस्टल बेस पालतू जानवर था जो उसके बूढ़े पिता ने उसे दिया था, और वह कुछ और मिश्र धातु जीवों की देखभाल कर सकता था। समस्या ये थी कि जूतियानगे इस क्षेत्र से अपरिचित था, यहाँ के बेस वेरिएंट जीवों की अनूठी विशेषताओं के बारे में अनिश्चित था और वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। लुकिंग आमतौर पर कुछ हद तक मुखर व्यक्तित्व वाली लगती थी, लेकिन लिन शेन उसे बेहतर समझती थी। वह वास्तव में एक ऐसी लड़की थी जो आंतरिक रूप से अनिर्णायक थी। उसे निर्णय लेने में मदद करने के लिए किसी की ज़रूरत थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। वेई वुफू ने जवाब दिया और तुरंत बाहर चला गया। ये लड़का काफ़ी सक्षम लगता है, चारों में से उसकी युद्ध शक्ति सबसे अधिक होनी चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि वह मिश्र धातु स्तर का हो सकता है, अन्यथा वह लड़ने की हिम्मत क्यों करेगा जबकि अन्य 3 छिपे हुए हैं और खुद को नहीं दिखा रहे हैं। जैसे ही लोग चर्चा कर रहे थे, वेई वुफू ने अचानक अपनी ताकत लगाई और बेस वेरिएंट प्राणी की ओर दौड़ा, जिसने वेई वुफू पर भी हमला किया। हमले के दौरान वेई वुफू के शरीर पर पहले से ही एक बैंगनी मिश्र धातु का कवच दिखाई दे रहा था। खटखट! जिस क्षण दोनों छायाएं तेजी से एक दूसरे से टकराईं, एक तीखी धातु की ध्वनि सुनाई दी। इससे पहले कि दर्शक स्पष्ट रूप से देख पाते कि क्या हुआ था, वेई वुफू और बेस वेरिएंट प्राणी पहले ही एक दूसरे के पास से गुजर चुके थे और आगे की ओर भागे, केवल 7 या 8 मीटर बाद, एक दूसरे के पीछे पीछे। वेई वुफू के हाथ में अब एक मिश्र धातु ब्लेड था जो आकाश की ओर इशारा कर रहा था। बिना पीछे मुड़े, ब्लेड धीरे धीरे नीचे की ओर गिरा, जिससे बेस म्यूटेशन द्रव जमीन पर टपकने लगा। उसके पीछे बेस वेरिएंट प्राणी अचानक जमीन पर गिर गया, और गिरने के दौरान उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। हे भगवान, ये बहुत शक्तिशाली था। यह आदमी कौन है? इतनी ताकत के साथ क्यों छिपना? जाओ उन बेस वेरिएंट प्राणियों को मार डालो। वह ब्लेड इतनी तेज! वेई वुफू की तेज धार से लोग चकित थे, लेकिन जल्द ही किसी ने चीख मारी, क्योंकि लहरों के भीतर से एक के बाद एक सुनहरे रंग के बेस वेरिएंट जीव, जो सुनहरे देवताओं जैसे दिखते थे, समुद्र से उभरे। 1, 2, 3, 7, 10, 13। कुछ ही पलों में 1 दर्जन से ज्यादा गोल्डन देवता जैसे बेस वेरिएंट जीव समुद्र से समुद्र तट पर चले आ रहे थे, और उनके पीछे लहरों से और भी दिखाई दे रहे थे।
शेन, हमें भागना चाहिए या लड़ना चाहिए? जू तियानगे ने लिन शेन की राय जानने के लिए उसकी ओर देखा। पीछे हटो, लिन शेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। वेई वुफू को साथ में पीछे हटने के लिए बुलाने की योजना बना रहा था। हालांकि उसने ग्रोव के दूसरी तरफ देखा और देखा कि कई सुनहरे रंग के बेस वेरिएंट जीव, जो सुनहरे देवताओं जैसे दिखते थे, उस दिशा से भी घेरा बना रहे थे। दूसरी दिशाओं में देखने पर उन्हीं बेस वेरिएंट जीवों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें पता नहीं था कि ये जीव पहले ही ग्रोव को घेर चुके थे। दिन के उजाले में पुल की मरम्मत करो, रात के अंधेरे में नदी पार करो। पिछला बेस वेरिएंट प्राणी सिर्फ ध्यान भटकाने वाला था। वे प्राणी वास्तव में सैन्य रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। इतने सारे मिश्र धातु प्राणी, क्या वे वास्तव में जीवित बच सकते हैं? मुझे संदेह है, जब तक कि बाकी 3 लोग ब्लेड वाले आदमी जितने मजबूत न हों। उन्हें घिरा हुआ देखकर लिन शेन ने जू तियानगे और लू किंग से कहा, जितना संभव हो सके लड़ाई में पालतू जानवरों का उपयोग करने की कोशिश करें। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, व्यक्तिगत रूप से शामिल न हो, अपनी ताकत बचाएं। ऐसा कहने के बाद उसने खुद अपना बेस म्यूटेशन पूरा किया। उसका पूरा शरीर एक दर्पण जैसे स्टील कारपेट से घिरा हुआ था। जू तियानगे और लू किंग ने जवाब दिया। उन्होंने भी अपना बेस म्यूटेशन पूरा किया और उनके शरीर पर अलॉय कारपेस दिखाई दिए। अरे, उन 4 युवाओं में से वास्तव में 3 अलॉय हैं। वे पहले किससे छिप रहे थे? एक मिनट रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वे 3 अलॉय म्यूटेटर सभी स्टील म्यूटेटर की बात सुन रहे हैं। किसी बड़े परिवार का युवा स्वामी होगा, है न? वे 3 अलॉय म्यूटेटर उसके अंगरक्षक हैं। ये बड़े परिवार के बच्चे वास्तव में जानते हैं कि कैसे जीना है। एक स्टील जिसके पास 3 अलॉय अंगरक्षक हैं और उनमें एक महिला अंगरक्षक भी है। बहुत बढ़िया। इतने सारे अलॉय जीवों के साथ क्या 3 अलॉय उसकी रक्षा कर सकते हैं? अध्याय 73, प्लेबॉय कृपया सदस्यता लें। आगे बढ़ो। लिन शेन ने एक दिशा चुनी और वेई वुफू ने पहले हमला किया। उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कोई उच्च स्तरीय पालतू जानवर नहीं था, इसलिए उसे खुद ही आगे बढ़ना पड़ा। लिन शेन वेई वुफू के पीछे पीछे चला। लू किंग और जू तियानगे क्रमशः उसके बाएं और दाएं तरफ थे। लगभग एक साथ प्रत्येक ने 2 पालतू कैप्सूल फेंके जो मिश्र धातु प्राणियों में बदल गए, उनके पीछे की रक्षा करते हुए। वेई वुफू वास्तव में भयंकर था, अकेले सबसे आगे हमला कर रहा था। उसकी तेज चाल ने उसे घेरने से बचने की अनुमति दी, जबकि उसने अपने ब्लेड को एक मिश्र धातु प्राणी की ओर घुमाया। मिश्र धातु प्राणी ने हमले का सामना करने के लिए अपना हार्पून उठाया, लेकिन यह एक कदम बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वेई वुफू के ब्लेड ने उसकी बांह को काट दिया। वेई वुफू ने 4 विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह आसानी से बच गया। अन्य मिश्र धातु जीव दौड़े, लेकिन उन्हें 4 मिश्र धातु जीवों ने रोक दिया और फिलहाल वे आगे नहीं बढ़ सके। लिन शेन ने अपने हाथ में एंजल रिवॉल्वर पकड़ी, लेकिन गोली चलाने के लिए दौड़े नहीं, क्योंकि उनकी बंदूक स्टील कैप्सूल से भरी हुई थी और जब तक ये किसी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं लगती, इन मिश्र धातु जीवों को मारना आसान नहीं होगा। दर्शक वेई वुफू की बहादुरी पर आश्चर्यचकित थे और जू तियानगे और लू किंग के पालतू जानवरों के लिए भी उत्सुक थे। इतने सारे मिश्र धातु जीवों के हमले के तहत यह आशंका थी कि 4 मिश्र धातु जीव लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। जब उनकी नज़र लिन शेन पर पड़ी तो दृश्य एक अजीब दिशा में बदल गया। एक स्टील म्यूटेटर, लिन शेन एक छोटी सी हैंडगन पकड़े हुए थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मिश्र धातु जीवों के खिलाफ हैंडगन का क्या उपयोग हो सकता है। अगर आपके पास एंटी टैंक राइफल होती तो यह थोड़ा उपयोगी हो सकता था, लेकिन वहां एक छोटी सी हैंडगन रखने का क्या मतलब है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? कुछ लोगों ने यह भी देखा कि लिन शेन की पीठ पर बैग के अंदर वास्तव में एक कबूतर था, जिसका गोल छोटा सिर बैग के खुले हिस्से से बाहर निकला हुआ था, जो उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। यह युवा मास्टर वास्तव में असाधारण है। ऐसी खतरनाक जगह पर आकर मैं मुश्किल से ही समझ सकता हूं कि सुरक्षा की कमी के कारण मनोवैज्ञानिक आराम की तलाश में हैंडगन ले जाना, लेकिन इतने बड़े बैग में आप कम से कम अपने साथ अधिक पालतू कैप्सूल या शायद कुछ भोजन और पानी तो ले ही सकते थे। आप अंदर एक असली पालतू कबूतर के साथ क्या कर रहे हैं? क्या ये छुट्टी है? कोई व्यक्ति व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका। चूंकि लिन शेन को किसी पालतू जानवर का इस्तेमाल करते नहीं देखा गया था, इसलिए कई लोगों के मन में इस तरह का विचार आया। ज्यादातर लोगों को लगा कि लिन शेन एक बोझ है और ऐसे खतरनाक माहौल में वह अपने साथियों के लिए एक बोझ बन सकता है। खास तौर पर लिन शेन का व्यवहार इतना अमूर्त लगता था कि लोग भ्रमित हो जाते थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सिर्फ कुछ लोग जिन्होंने पेट कैप्सूल लॉन्चर देखा था, वे जानते थे कि लिन शेन के हाथ में जो बंदूक थी वह हाई एंड मर्च थी, ऐसी चीज नहीं जो एक आम इंसान खरीद सके। डार्क बर्ड बेस के एक टी हाउस की दूसरी मंजिल पर वांग तियान र और क्यू शुहेंग आसमान में मृग तृष्णा जैसी छवियों को देखते हुए चाय पी रहे थे। भाई तियान र, इस मामले पर आपके वांग परिवार की क्या राय है? क्यू शुहेंग के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। जिस जगह को वे निषिद्ध मानते थे अब उसका खुलासा हो चुका था, जो कि क्यू शुहेंग और क्यू परिवार दोनों के लिए एक बड़ा झटका था। वांग परिवार के लिए भी यह अलग नहीं था।
वांग तियान र ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं क्या राय रख सकता हूँ। अब पूरी दुनिया जानती है कि वह जगह मौजूद है। मुझे लगता है कि सुपर बेस के बड़े परिवार इसे खोजने के लिए जल्द ही आएंगे। इस रहस्य को अब और छिपाना असंभव है। ऐसा जरूरी नहीं है, क्यू शुहिंग ने लिन शेन की ओर देखते हुए कहा। वे अंदर घुसने में सफल रहे और मैं 10 में से 9 बार शर्त लगा सकता हूं कि यह लिन परिवार के डाकबर्ड की बदौलत है। अगर लिन शेन और डाकबर्ड अंदर मर जाते हैं तो डाकबर्ड के बिना लॉकी पर्वत को कौन खोज सकता है। क्यू शुहिंग स्पष्ट रूप से गलत था, ये सोचकर कि लिन शेन के पास वास्तव में एक डाकबर्ड था और लू और जू परिवारों के लोगों को डाकबर्ड का उपयोग करके लिन शेन द्वारा अंदर ले जाया गया था। तुम्हें लगता है कि अगर वह मर जाता है तो वे बड़े परिवार इसे पता नहीं लगा पाएंगे। जब तक कोई जीवित बाहर आता है तब तक यही बात है। हम अब अपने डाकबर्ड को नहीं रख सकते। वांग तियान र ने आह भरी। क्यू शुहिंग एक पल के लिए चुप हो गया, फिर असहाय होकर आहें भरते हुए बोला, हमने इतने लंबे समय तक योजना बनाई और कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और अब हम दूसरों के लिए शादी के कपड़े बनाने का काम भी कर सकते हैं। ये बहुत निराशाजनक है। अभी इस बारे में सोचना बंद करो, इसके बजाय अपने जीवन को बचाने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करो। वांग तियान र ने कहा, जो आमतौर पर लड़ाकू दिखाई देता था, लेकिन अब क्यू शुहिंग की तुलना में चीज़ों को अधिक स्पष्ट रूप से देख रहा था। वे बड़े परिवार हमें जल्द या बाद में पालेंगे। हम डाकबर्ड को अब और नहीं रख सकते। बेहतर होगा कि आप इस बारे में सावधानी से सोचें कि इसे किस चीज़ के लिए बदलना है। क्यू शुहिंग ने कड़वाहट से कहा, आप सही कह रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय आ गया है, लेकिन मैं नाराज़गी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। हमारे लिए उठने का मौका हमारे सामने था, ये सब लिन परिवार के उन कमीनों की वजह से है। नाराज़गी का क्या फ़ायदा, दुनिया ऐसे ही चलती है, केवल मजबूत लोग ही बचते हैं। वांग तियान र ने आगे कहा, वास्तव में हमारे लिए यह जरूरी नहीं कि बुरी चीज़ हो। मुझे नहीं पता कि लिन परिवार ने इस हंगामे को कैसे मैनेज किया, उस गुप्त जगह को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया, लेकिन इस वजह से बड़े परिवार भी उस जगह पर एकाधिकार नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम डाकबर्ड को नहीं रख सकते, फिर भी हम उस रहस्यमयी जगह में प्रवेश करने के लिए कुछ जगह सुरक्षित कर सकते हैं। हमें वहां पहुंचाने के लिए बड़े परिवारों पर निर्भर रहने से यह अकेले जाने से ज़्यादा सुरक्षित होगा और हम और भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, क्यू शुहिंग ने कहा। लिन शेन की आकृति को देखते हुए अभी भी नाराज था। किसी भी मामले में लिन परिवार के लोग वास्तव में मरने के लायक हैं। मरने के लायक लिन शेन अभी मरा नहीं था और लगातार उस पर हमला करने वाले मिश्र धातु जीवों को माप रहा था। उसकी बंदूक ने कभी गोली नहीं चलाई थी। कोई फायदा नहीं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। जू त्यानगे, पीछे हटना बंद करो और अपना ट्रम्प कार्ड पालतू जानवर निकालो, लू किंग ने आग्रह किया। एक पालतू कैप्सूल निकाला जो लाल जेड पत्थर जैसा दिखता था और अपने हाथ से इसे युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में बदल दिया। एक लाल जेड शेर दहाड़ता हुआ आया और आने वाले मिश्र धातु जीवों पर झपट पड़ा, एक को जमीन पर पटक दिया। इसके तीखे पंजे जीव की छाती को चीरते हुए इस तरह से घुसे जैसे कि कठोर सुनहरा कवच उसकी मुट्ठी में महज कागज हो। जू त्यानगे ने भी खुद को रोकना बंद कर दिया और एक पालतू कैप्सूल फेंका जो सोने के क्रिस्टल जैसा दिखता था, जिससे एक सोने के क्रिस्टल वाला विशालकाय बैल आगे बढ़ा और मिश्र धातु जीवों को उड़ा दिया। इसके सींगों ने एक मिश्र धातु जीव को भी छेद दिया, उसे उठाकर हवा में आधा फेंक दिया। 2 क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों की उपस्थिति ने तुरंत लड़ाई का रुख बदल दिया। भेड़ियों के बीच एक बाघ की तरह जल्दी से कई मिश्र धातु जीवों को मार डाला। मिश्र धातु प्राणियों के सुनहरे हॉर्पून उनके शरीर में घुस गए, लेकिन वे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके और उन्हें केवल वध के लिए छोड़ दिया। अरे, उन 2 अंगरक्षकों के पास वास्तव में क्रिस्टल बेस पालतू जानवर हैं। वह युवा स्वामी वास्तव में कौन है जिसके पास अंगरक्षक के रूप में क्रिस्टल बेस पालतू जानवर हैं? क्या ये सबसे मजबूत प्लेबॉय नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने केवल एक स्टील म्यूटेटर, एक कबूतर और एक छोटी सी हैंडगन के साथ ऐसी खतरनाक जगह पर जाने की हिम्मत की। जैसे ही 2 क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों ने अपनी ताकत दिखाई, अधिक से अधिक लोग देखने के लिए आकर्षित हुए और तेजी से कई आंखें लिन शेन और उसके साथियों की छवियों की ओर मुड़ गईं। अध्याय 74 उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस दूसरा अपडेट, कृपया सदस्यता लें। बैकवर्ड। एक पल में 2 क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों ने 7 या 8 बेस वेरिएंट प्राणियों को मार डाला, जिससे अन्य, जो अब उन्हें घेरने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, दुम मोड़कर समुद्र की ओर भाग गए। लाल जेड शेर और सोने के क्रिस्टल सींग वाली गाय ने कई और बेस वेरिएंट प्राणियों का पीछा किया और उन्हें मार डाला और बाकी वापस समुद्र में भाग गए। युद्ध के मैदान को साफ करो, लिन शेन ने कहा, क्योंकि उसने बेस वेरिएंट प्राणियों के शरीर से बेस म्यूटेशन द्रव इकट्ठा करने के लिए एक पानी की थैली निकाली। मिश्र धातु स्तर बेस म्यूटेशन द्रव अभी भी कुछ पैसे के लायक था। लिन शेन के लिए, जो अब पैसे से वंचित था, ये बेस म्यूटेशन द्रव एक बड़ी संपत्ति थी। जू त्यानगे और लू किंग कुछ हद तक हैरान थे, क्योंकि जब वे निकले थे तो बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करने के लिए कुछ भी नहीं लाए थे।
उन्होंने केवल बेस म्यूटेशन बॉक्स की तलाश करने की योजना बनाई थी, कौन सोच सकता था कि वे पूरी तरह से बिना तैयारी के ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे। उनके अधीनस्थों के पास ऐसी वस्तुएं थीं, लेकिन वे उस समय वहां नहीं थे। उनके हाव भाव देखकर लिन शेन को पक्का पता चल गया कि वे कुछ भी नहीं लाए हैं। इसलिए उसने अपने बैग से पोर्टेबल प्लास्टिक वाटर बैग का एक रोल निकाला और उनमें से प्रत्येक को 2 बैग दिए और उनसे कहा कि वे खुद ही बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करें। उन्हें इस जगह पर 3 दिन बिताने थे और उन्हें खाने पीने की ज़रूरत थी, जिसे बाद में लिन शेन को उनके साथ साझा करना था। वह सिर्फ उनके लिए काम नहीं करना चाहता था। लिन शेन वाकई तैयार होकर आया था। ऐसा लगता है कि उसे पहले से पता था कि रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस हमें इस विचित्र ग्रह पर भेजेगा। यही वजह है कि वह इतने सारे पानी के बैग लेकर आया। जू त्यानगे ने सोचा। इस विचार से ग्रस्त कि लिन शेन पहले से ही तैयार था। लिन शेन ने वेई वुफू से बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसे किनारे पर निगरानी रखने का काम सौंपा। अगर बेस वेरिएंट जीव वापस आते तो वह तुरंत अलार्म बजा सकता था। बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करते समय लूकिंग से एक आश्चर्यजनक चीख आई। एक बेस म्यूटेशन अंडा है। लिन शेन और जू त्यानगे ने जल्दी से अपना रास्ता बनाया, केवल ये देखने के लिए कि लाल जेड शेर द्वारा मारे गए एक बेस वेरिएंट प्राणी की फटी हुई छाती के अंदर एक सुनहरा बेस म्यूटेशन अंडा था। अन्य बेस वेरिएंट प्राणियों की जांच करें कि उनकी छाती के अंदर कोई अंडे हैं या नहीं, लिन शेन ने कहा, क्योंकि वह एक अन्य बेस वेरिएंट प्राणी के शरीर के पास चला गया जिसका दुर्भाग्य से छाती बरकरार थी, जिससे ये देखना असंभव था कि अंदर कोई अंडे हैं या नहीं। मैं इसे खोलने में आपकी मदद करूंगा, लूकिंग ने स्वेच्छा से कहा। लाल जेड शेर को आने और प्राणी की छाती को फाड़ने का आदेश दिया। दुर्भाग्य से अंदर कोई बेस म्यूटेशन अंडे नहीं थे। मुझे भी एक मिल गया है, जू त्यानगे ने पास से पुकारा। उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसे भी एक बेस म्यूटेशन अंडा मिला था। उन तीनों ने सभी शवों को पलट दिया। कुल 3 बेस म्यूटेशन अंडे मिले। जू त्यानगे को 1 मिला, लूकिंग को 2 मिले और लिन शेन को कोई नहीं मिला। लूकिंग ने लिन शेन को 1 देने की पेशकश की, लेकिन लिन शेन ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस जगह के बेस वेरिएंट जीवों में बेस म्यूटेशन अंडे ले जाने की बहुत संभावना है। क्या हमें कुछ और बेस वेरिएंट जीवों का शिकार करना चाहिए? लूकिंग ने सुझाव दिया। अब वह पहले की तरह तनाव में नहीं था, शिकार की व्यवहार्यता पर विचार कर रहा था। शेन, 4 के समूह के रूप में हमारी ताकत के साथ हमें क्रिस्टल आधारित जीवों के खिलाफ ठीक होना चाहिए, जब तक कि बहुत अधिक न हो, जू त्यानगे ने कहा। यहाँ बेस म्यूटेशन अंडे के उत्पादन की दर ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। घर वापस बेस म्यूटेशन अंडे ढूंढना इतना आसान नहीं था। केवल कुछ बेस वेरिएंट जीव ही बेस म्यूटेशन अंडे ले जाते हैं और आमतौर पर एक अंडे को गर्भ धारण करने के बाद वे अंडे देने की प्रतीक्षा करने के लिए एक छुपा हुआ घोंसला ढूंढते हैं और शायद ही कभी फिर से बाहर आते हैं, जिससे उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। NOWELL-BEACON लड़ाई देख रहे लोगों ने सोचा कि इस 4 व्यक्ति टीम को बाहर जाकर बेस वेरिएंट जीवों का शिकार करना चाहिए, न कि पहले की तरह छिपकर रहना चाहिए। सभी अस्थायी टीमों में से इस 4 सदस्यीय टीम में, जिसमें 3 अलॉय लेवल पर और 2 के पास क्रिस्टल बेस पालतू जानवर थे, शीर्ष 3 में स्थान पाने की ताकत थी। अन्य 2 टीमें, जिनकी ताकत उनसे कम नहीं थी, पहले से ही बेस वेरिएंट जीवों का शिकार कर रही थीं और अपने स्वयं के गुप्त दृष्टिकोण के विपरीत काफ़ी सफल लाभ प्राप्त कर रही थीं। बहुत विचार करने के बाद वे केवल लिन शेन को ही इसका कारण बता सकते थे। बैकवोट यह आमतौर पर माना जाता था कि लिन शेन, प्लेबॉय, मौत से डरता था और केवल चुपके से मजबूत होना चाहता था। यही कारण है कि वह छिप जाता था और बेस वेरिएंट जीवों का शिकार नहीं करता था। अचानक एक विशाल लहर समुद्र तट की ओर बढ़ी, जो पिछली लहरों की तुलना में बहुत दूर तक पहुंच गई, जिससे लिन शेन और उसके 2 साथी पीछे हट गए। जब समुद्र का पानी कम हुआ तो बेस वेरिएंट जीवों की लाशें जो पहले समुद्र के करीब थीं, समुद्र में बह गई थीं। जब दर्शकों को दया आ गई तो उन्होंने लहरों से एक सुनहरी आकृति को निकलते देखा। अभी भी एक गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन बाहर आने की हिम्मत कर रहा है। जू त्यानगे की आंखें चमक उठीं, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से देखने पर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जब वे इन बेस वेरिएंट प्राणियों को मार रहे थे तो उन्होंने अपनी घड़ियों से सीखा था कि इन प्राणियों को गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन, अलॉय लेवल बेस वेरिएंट प्राणियों के रूप में जाना जाता था। हालांकि लहरों से बाहर निकलने वाला प्राणी उन अलॉय लेवल गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन में से एक नहीं था जिन्हें उन्होंने पहले मारा था। इस गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन का शरीर काफी बड़ा था, जो 3 मीटर से अधिक लंबा था। इसका पूरा कवच सुनहरे क्रिस्टल रेशम जैसा था, जो सूरज की रोशनी में क्रिस्टल कवच के भीतर अनगिनत सुनहरे धागों से चमक रहा था। इसका कवच भी प्राचीन और रहस्यमय पैटर्न के साथ अधिक अलंकृत था और हेलमेट एक मुकुट जैसा था। इसके हाथ में यह एक साधारण भाला नहीं बल्कि एक गोल्डन क्रिस्टल ट्राइडेंट था। क्रिस्टल आधारित प्राणी लूकिंग, जिसका बेस वेरिएंट प्राणियों के शिकार के लिए उत्साह अभी प्रज्वलित हुआ था, उसने भी गंभीर चेहरे के साथ क्रिस्टल बेस लेवल गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन को देखा।
लू किंग, चलो इसे खत्म करने के लिए सेना में शामिल हो जाएं और हम लाभ को समान रूप से विभाजित करेंगे। जूतियानगे ने एक पल के लिए संकोच किया, यह महसूस करते हुए कि उन्हें क्रिस्टल आधारित प्राणी से डरना नहीं चाहिए अगर ये 2 के खिलाफ 1 था। इन बेस वेरिएंट प्राणियों द्वारा बेस म्यूटेशन अंडे को पोषित करने की इतनी अधिक संभावना के साथ इस गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन को मारने से उन्हें क्रिस्टल म्यूटेशन अंडे से पुरस्कृत किया जा सकता है। लू किंग ने लिन शेन की ओर रुख किया और कहा, लिन शेन, आपको पहले झाड़ियों में छिप जाना चाहिए और जब हम इसे मार देंगे तो हम आपको बेस म्यूटेशन द्रव का एक हिस्सा देंगे। पिछली लड़ाई ने लू किंग की नसों को थोड़ा कम कर दिया था और उसे कुछ आत्मविश्वास मिला था। जूतियानगे की तरह उसने भी बेस वेरिएंट प्राणियों द्वारा बेस म्यूटेशन अंडे को पोषित करने की उच्च संभावना को महसूस किया, इसे एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखा। कोई ज़रूरत नहीं है, जो कोई भी बेस वेरिएंट प्राणी का शिकार करता है वह उसे अपने साथ रखता है। लिन शेन ने वेई वुफू को संकेत दिया कि वह उसके साथ झाड़ियों में चले जाए। जूतियानगे और लू किंग यहाँ की स्थिति से अनजान थे, लेकिन लिन शेन को अच्छी तरह से पता था कि इस क्षेत्र में कई उत्परिवर्तित जीव हैं और गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन सिर्फ एक साधारण क्रिस्टल बेस नहीं हो सकता है। लिन शेन ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, वह जानता था कि किसी के धन के रास्ते को काटना उसके माता पिता को मारने जैसा है। अब जूतियानगे और लू किंग को रोकना जरूरी नहीं कि उन्हें दुश्मन बना दे, लेकिन ये हमेशा उनके दिलों में एक कांटा छोड़ देगा जिससे भविष्य में उनके लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। जूतियानगे और लू किंग ने एक दूसरे को देखा और एक साथ लाल जेड शेर और गोल्ड क्रिस्टल सींग वाली गाय को गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन पर हमला करने का आदेश दिया। गोल्ड क्रिस्टल सींग वाली गाय की स्थायित्व और ताकत 39 अंक से अधिक थी और हालांकि यह 40 तक नहीं पहुंची थी, लेकिन इसे पहले से ही एक बहुत मजबूत टैंक प्रकार का पालतू जानवर माना जाता था। रेड जेड लान ज्यादा संतुलित था, जिसके सभी आंकड़े 36 पॉइंट से ऊपर थे। अपने चीरने वाले पंजों और तेज पीछा करने की गति के साथ यह एक खौफनाक रूप से आक्रामक प्रकार का पालतू जानवर था। हमले का नेतृत्व करते हुए गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय आगे बढ़ी, उसके 2 विशाल गोल्ड क्रिस्टल सींग गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन की ओर भयंकर रूप से प्रहार कर रहे थे जो अभी अभी समुद्र तट पर आया था। गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन का फेस प्लेट चिकना था, उसमें मुंह या नाक नहीं थी और उसकी आंखों के ऊपर केवल एक क्षैतिज पट्टी थी जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय को आक्रमण करते हुए देखकर उसने अपने त्रिशूल को क्षैतिज रूप से रखा, जिससे उसके विशाल सींग अवरुद्ध हो गए। गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय की क्रूर शक्ति बेजोड़ थी, एक ही बार एक भारी टैंक को भेदने और उड़ाने के लिए पर्याप्त था। आमतौर पर क्रिस्टल आधारित प्राणी को इस तरह के प्रहार से बार बार पीछे धकेला जाता था या यहाँ तक कि विशाल सींगों द्वारा उसे घायल भी किया जाता था। लेकिन जब गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन के त्रिशूल ने सींगों को अवरुद्ध किया तो वह स्थिर रहा, उसकी ताकत गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय से कम नहीं थी। अध्याय 75, ये शॉट फायर करने के बाद चले जाओ। तीसरा अपडेट, कृपया सब्सक्राइब करें। लगभग उसी समय जब गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन ने गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय के हमले को रोकने के लिए त्रिशूल पकड़े हुए अपनी भुजाओं को पार किया, रेड जेड शेर गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय के पीछे से कूदा और एक पल में गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन पर झपट पड़ा। शेर का पंजा, जो पंजे को चीरने की सहज क्षमता से संपन्न था, हवा के झोंके की तरह गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन के सिर की ओर बढ़ा। समझ गया, ये पहले ही कर लेना चाहिए था। इतने शक्तिशाली क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों के साथ आप इतने समय तक किस बात पर टालमटोल कर रहे थे? रेड जेड शेर और गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय क्रिस्टल बेस स्तर के शीर्ष पालतू जानवरों में से हैं, एक हमलावर है, दूसरा टैंक है। वे हमेशा एक आदर्श जोड़ी थे। दुनिया भर से देखने वाले लोगों ने पहले से ही गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन के सिर को फाड़े जाने के दृश्य की कल्पना कर ली थी। गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय के संयम के साथ गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन के पास अब लाल जेड शेर के हमले को रोकने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा या साधन नहीं था। अच्छा नहीं, वेई वुफू ने कहा, जो पेड़ों के एक झुरमुट में लिन शेन के साथ लड़ाई देख रहा था। ये परिवार के महल के अंदर ये यूजेन, जो लड़ाई देख रहा था, ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। लू किंग अभी भी बहुत अधीर है। गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन की आंखों में सुनहरी रोशनी की एक चमक और उसके पैर अलग हो गए, रेत में 2 अचल समुद्री दांव की तरह जड़ गए। त्रिशूल को पकड़ने वाले हाथ अचानक भयानक ताकत के साथ फट गए। गाय की भयभीत दहाड़ के साथ गाय के सींगों से टकराने वाले त्रिशूल ने उन्हें बलपूर्वक पलट दिया। त्रिशूल के ब्लेड अब सीधे खड़े होकर लाल जेड शेर के पेट के नीचे घुस गए, क्योंकि वह नीचे की ओर झपटा। लाल जेड शेर हिंसक रूप से नीचे की ओर झपटा, अनिवार्य रूप से ब्लेड पर अपना पेट घुसा दिया। आधे से अधिक फुट लंबे ब्लेड में छेद हो गया। त्रिशूल के एक झटके के साथ गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन ने लाल जेड शेर को ऊपर फेंक दिया, फिर उसे रेत पर जोर से पटक दिया। असंभव, जूतियानगे ने चौंककर चिल्लाया। लड़ाई देखने वालों में से कई लोग चिल्ला भी रहे थे। क्रिस्टल बेस प्राणियों में गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय की ताकत पहले से ही सबसे ऊपर थी। यहाँ तक कि 40 यूनिट ताकत वाला क्रिस्टल बेस प्राणी भी उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, इसलिए उसे इतनी आसानी से पलटा नहीं जाना चाहिए था। जब तक कि वह सामान्य क्रिस्टल बेस न हो।
बल्कि म्यूटेड क्रिस्टल बेस हो। संभावना जू त्यानगे के दिमाग में आई और उसका चेहरा बहुत भद्दा हो गया। उसे लिन शेन से सलाह किए बिना पहल करने का पछतावा हुआ। लाल जैड शेर गंभीर रूप से घायल हो गया था और लुकिंग पछतावे से भर गया था, लेकिन उनके पास अपने पछतावे पर विचार करने के लिए समय नहीं बचा था। गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय उठी और म्यूटेड गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन पर फिर से हमला किया। जू त्यानगे जानता था कि अगर रेड जैड शेर मर गया तो गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय का कोई मुकाबला नहीं होगा और उनकी मौत और भी दुखद होगी। गोल्ड क्रिस्टल सींग वाली गाय का सामना करते हुए उत्परिवर्तित गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन अचानक पीछे की ओर खिसक गया। सींगों के प्रहार से बचता हुआ रेड जैड लान के पेट में धंसा हुआ त्रिशूल भी वापस आ गया। रेड जैड लान उठ खड़ा हुआ, उसके पेट से बेस म्यूटेशन फ्लूइड रिस रहा था। लुकिंग ने उसे वापस बुलाने की हिम्मत नहीं की और उसे केवल लड़ाई जारी रखने दी। दो क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों और उत्परिवर्तित गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन के बीच लड़ाई आशाजनक नहीं लग रही थी। ये खत्म हो गया है, यह एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस है। वे पृथ्वी पर कहाँ हैं? इतने सारे उत्परिवर्तित जीव कैसे हैं? ये पहले से ही दिखाई देने वाला दूसरा उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस है ना? पहले से ही दूसरा। पिछले उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस ने उस मिश्र धातु जोड़ी को पूरी तरह से मार डाला। अब तक दो उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस और दो उत्परिवर्ती मिश्र धातुएं दिखाई दी हैं, साथ ही 7 या 8 उत्परिवर्ती स्टीव्स भी। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि वह स्थान कहाँ है। अगर किसी के पास पर्याप्त ताकत है तो यह म्यूटेटर के लिए स्वर्ग होगा। स्वर्ग मेरे गधे, उन 4 लोगों के लिए यह अभी नरक है। दो क्रिस्टल बेस पालतू जानवर लंबे समय तक नहीं रहेंगे और जो उनके आगे इंतजार कर रहा है वह एक निर्दयी नरसंहार है। यहाँ तक कि कुछ सुपर बेस के महान परिवार भी उस पल में बेहद हैरान थे। उनमें से कई लोग कई अन्य ग्रहों पर जा चुके थे, जिनमें से कुछ में वास्तव में उत्परिवर्ती जीवों की दर बहुत अधिक थी, लेकिन इतनी अधिक उत्परिवर्तन दर उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हमें उस ग्रह पर टेलीपोर्टर को खोजना होगा। कई परिवारों ने एक बार फिर अपने कार्यबल को फर्मेंट प्रोजेक्शन सिस्टम के स्थान की खोज करने के लिए बढ़ाया, उस ग्रह पर टेलीपोर्ट करने का तरीका तलाशते हुए। इतनी अधिक उत्परिवर्तन दर, बेस म्यूटेशन अंडे के प्रकट होने की इतनी अधिक संभावना और बेस म्यूटेशन से ऊपर कोई उच्च स्तरीय जीव दिखाई नहीं देने के साथ वह ग्रह मानव म्यूटेटर के लिए बस एक विशाल खजाना था। कोई भी सुपर बेस जो उस स्थान पर कब्जा कर सकता है और उसके संसाधनों का उपयोग कर सकता है, वह लगातार उत्कृष्ट वंशज पैदा करने में सक्षम होगा। कौन उससे ईर्ष्या नहीं करेगा? शेन, चलो भागते हैं। जू त्यानगे लिन शेन के पास गया और दांत पीसते हुए कहा। वह जानता था कि वे इस बार मुसीबत में पड़ गए हैं और केवल रणनीतिक वापसी कर सकते हैं। जब तक गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट काओ और रेड जैड लान लड़ने में सक्षम थे और म्यूटेड गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन को रोक सकते थे, तब तक उनके पास भागने का मौका होगा। अगर उनके क्रिस्टल बेस पालतू जानवर मारे गए तो उनके पास भागने का मौका भी नहीं होगा। लुकिंग भी पीछे हट गया, असहाय होकर बोला, वे ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। जल्दी मत करो, चलो थोड़ी देर और देखते हैं। लिन शेन को जाने की कोई जल्दी नहीं थी, उसकी नज़रें युद्ध में म्यूटेड गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन पर टिकी थीं। वह पहले भी गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन को देख रहा था। साधारण लोगों में 1 दर्जन से ज्यादा एक्यू पॉइंट थे। जब वह पहले बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा कर रहा था तो उसने लीफ ब्लेड से जांच की और पाया कि ये एक्यू पॉइंट वास्तव में गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन पर कमजोर बिंदु थे। म्यूटेड गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन में कम एक्यू पॉइंट थे, कुल मिलाकर केवल 3, 2 बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं थे और एक अपेक्षाकृत ध्यान देने योग्य था। वह स्थान साधारण स्वर्ण बख्तरबंद समुद्री दानवों का सबसे कमजोर स्थान भी था। लाल जैड शेर और स्वर्ण क्रिस्टल सींग वाली गाय के साथ लड़ाई के दौरान लिन शेन ने देखा कि उत्परिवर्तित स्वर्ण बख्तरबंद समुद्री दानव उस स्थान के प्रति बहुत सुरक्षात्मक था, जिसका अर्थ था कि यह उसका कमजोर बिंदु होना चाहिए। अगर वे अब भागते तो म्यूटेड गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन 2 पालतू जानवरों को मारने के बाद उनका पीछा कर सकता था और वे और भी बुरी तरह से मर जाते। म्यूटेड क्रिस्टल बेस प्राणी की गति कुछ ऐसी नहीं थी जिसका वे मुकाबला कर सकें। इस बात पर दांव लगाने के बजाय कि म्यूटेड गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन उनका पीछा करेगा या नहीं, उसे अभी मार गिराना बेहतर था। लिन शेन ने म्यूटेड गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन पर नजर रखते हुए एंजल रिवॉल्वर के सिलेंडर को बाहर निकाला और एक कैप्सूल को बदल दिया। एंजल रिवॉल्वर स्टील कैप्सूल से भरी हुई थी और 0.44 कैलिबर की वृद्धि के साथ भी यह अनुमान लगाया गया था कि म्यूटेड क्रिस्टल बेस प्राणी के कमजोर बिंदुओं को भेदना मुश्किल होगा। अब इसकी कमजोरी को भेदने के लिए एक मजबूत गोली की जरूरत थी। लिन शेन के पास एकमात्र कैप्सूल जो म्यूटेड गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन के कमजोर बिंदु को भेद सकता था, वह विकसित हो रहा डेथ पाउडर था। तुम विकास के बीच में हो, है न? तुम बाकी सब कुछ अनदेखा करते हो, लाभ उठाते हो और अपने आप विकसित होते हो, है न? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गोली की तरह इस्तेमाल करूंगा। लिन शेन ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से सोचा जब उसने पेट कैप्सूल में डेथ पाउडर और रिवॉल्वर में चाबी भरी।
उसके हाथ की हरकतें विवेकपूर्ण थीं और दूसरों ने उसे केवल बंदूक चलाते हुए देखा, ये सोचकर कि वह गोलियां भर रहा है, इस बात से अनजान कि उसने वास्तव में क्या डाला है। अब भागना नहीं है और खत्म होने का इंतजार करना है। अरे, वह गोलियां क्यों भर रहा है? वह म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस प्राणी के खिलाफ उस छोटी बंदूक का इस्तेमाल करने के बारे में गंभीरता से नहीं सोच सकता। वह पागल हो गया है। म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस प्राणी के खिलाफ हैंडगन का इस्तेमाल करने के बारे में सोचने के लिए भी वह अपने दिमाग से डर गया होगा। मैंने तुमसे कहा था, वह प्लेबॉय निश्चित रूप से चीज़ों को खराब करने वाला है। यहाँ तक कि लड़ाई देख रहे वांग तियान, एर और क्यू शुहिंग को भी लगा कि लिन परिवार के उस युवक ने ऐसा अजीब विचार रखकर अपना दिमाग खो दिया होगा। दर्शकों को ये सब बिल्कुल हास्यास्पद लगा और लू किंग ने भी लिन शेन को अजीब भाव से देखा। जू तियानगे को लिन शेन के हाथों में बंदूक की ताकत का अंदाजा था, लेकिन लू किंग को नहीं। उसे लिन शेन के लड़ाई देखने के फैसले पर संदेह था। लिन शेन ने देखा कि लू किंग क्या सोच रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया, बस एक आह भरते हुए खुद से सोचा, दो लोगों के साथ चलने के लिए विश्वास की कुंजी है। स्पष्ट रूप से मेरे और लू किंग के बीच का विश्वास हमें हमेशा के लिए एक साथ रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। जब मैं ये गोली चलाऊंगा तो हम चले जाएंगे, लिन शेन ने लू किंग से धीरे से कहा। अध्याय 76, आत्मा वाली गोली। सदस्यता के लिए 4 और अध्याय। बैकवोट उत्परिवर्ती गोल्ड आर्मर्ड सी डायमंड का त्रिशूल इतनी फुर्ती और ताकत से चलता था कि उसके ब्लेड एक भयानक सुनहरी रोशनी के साथ चमकते थे। जहां भी सोने की रोशनी छूती थी, गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय का मोटा और कठोर क्रिस्टल शरीर आसानी से कट जाता था। ये निश्चित था कि यह विनाशकारी शक्ति का वह स्तर नहीं था जो एक त्रिशूल में होना चाहिए। उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस के लिए कठोरता की ऊपरी सीमा केवल 41 है, जो गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय की तुलना में केवल थोड़ी अधिक कठोर है, लेकिन ये कहना कि कोई गाय के भारी शरीर में गहरे घाव छोड़ सकता है जैसे कि लकड़ी को काटना कुछ हद तक दूर की कड़ी थी। यह ऐसा है जैसे कि आपने 5 क्रोम स्टील से एक मोटी ढाल बनाई हो, जो 9 क्रोम या 10 क्रोम स्टील की तुलना में कम कठोर है, और फिर कठोर 9 क्रोम स्टील से एक चाकू तैयार किया हो। ढाल को काटने के लिए चाकू का उपयोग करते समय यह आसानी से छेद नहीं करेगा। यदि ब्लेड थोड़ा पतला होता तो यह पहले ही टूट सकता था। त्रिशूल की धार पतली नहीं थी, फिर भी यह गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय पर इतने गहरे घाव छोड़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। केवल एक ही व्याख्या थी, उत्परिवर्ती गोल्ड आर्मर्ड सी डायमंड के पास एक विशेष जन्मजात कौशल था जिसने उसके त्रिशूल की विनाशकारी शक्ति को इस हद तक बढ़ा दिया था। रेड जेड लान के रिपिंग क्लॉस के समान, जो उनके प्रभाव को भी बढ़ाता है, सिवाय इसके कि उत्परिवर्ती गोल्ड आर्मर्ड सी डायमंड के कौशल का प्रभाव बहुत अधिक था। गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय और रेड जेड लान पहले ही मारे जा चुके थे, कई घावों से ढके हुए थे जो क्रिस्टल की हड्डियों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त गहरे थे, और बेस म्यूटेशन द्रव लगातार चोटों से टपक रहा था। लिन शेन इस सब से बेखबर लग रहा था, चुपचाप एक नारियल के ताड़ के पेड़ के पीछे खड़ा था जो स्टील से बना था, अपनी पिस्तौल को चुपके से उत्परिवर्ती गोल्ड आर्मर्ड सी डायमंड पर निशाना लगा रहा था जो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। बड़े भाई, अपनी दिव्य शक्तियों को समेटने और अपनी चालें बंद करने का समय आ गया है। बेहतर है कि जब तक हो सके भाग जाओ। भाई, जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा है वह एक पिस्तौल है, कोई लेजर गन नहीं। चलो इसे रोक देते हैं, ठीक है? मैं समझ सकता हूं कि पैसे जलाने के लिए पैसे होने चाहिए, लेकिन मैंने कभी किसी को इतना लापरवाह होते नहीं देखा। भाई, बेहतर होगा कि तुम अपनी महिला अंगरक्षक को लेकर भाग जाओ। इतनी सुंदर महिला, अगर वह मर गई तो बहुत दुख होगा। धमाका, गोली की आवाज गूंजी। एक छोटा सा पालतू कैप्सूल बिजली की तरह नंगी आंखों से अदृश्य गति से बाहर निकल गया। लिन शेन ने पहले जो पालतू कैप्सूल दागे थे उनसे अलग, ये लॉन्चर से निकलने पर पालतू में नहीं बदला, इसने अभी भी अपना कैप्सूल रूप बरकरार रखा। उत्परिवर्ती गोल्ड आर्मर्ड सी डायमंड गोल्ड क्रिस्टल हॉन्ट गाय के पेट में अपना त्रिशूल घुसाने में व्यस्त था, आने वाले पालतू कैप्सूल को नोटिस करने में विफल रहा। जब तक उसे इसका आभास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूरी बहुत कम थी, गति बहुत तेज थी, और सी डायमंड की चपलता के बावजूद चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। एक अजीब सी आवाज हुई और म्यूटेंट गोल्ड आर्मर्ड सी डायमंड अपना त्रिशूल निकालने की कोशिश करते हुए अचानक जम गया। समय भी रुक गया। सभी की निगाहें म्यूटेंट गोल्ड आर्मर्ड सी डायमंड की कठोर आकृति पर टिकी हुई थीं। म्यूटेंट गोल्ड आर्मर्ड सी डायमंड की आंखों के बीच एक गोली का छेद उभरा, जिसमें से सोने के रंग का बेस म्यूटेशन द्रव धीरे धीरे घाव से बह रहा था। धीरे धीरे रिस रहे बेस म्यूटेशन द्रव के साथ म्यूटेंट गोल्ड आर्मर्ड सी डायमंड ने अपना त्रिशूल छोड़ा, कुछ कदम पीछे हट गया, फिर बेजान होकर समुद्र तट की रेत पर गिर पड़ा। लू किंग की आंखें चौड़ी हो गईं, जो उसने अभी अभी देखा था उस पर अविश्वास में। जू तियानगे भी हैरान और उत्साहित था। वह जानता था कि लिन शेन की रिवॉल्वर भयानक थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी शक्तिशाली होगी, एक ही गोली से म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस को मार सकती है। जू तियानगे ने अतीत में लिन शेन को दुश्मन न बनाने के अपने बुद्धिमानी भरे फैसले के लिए और भी अधिक भाग्यशाली महसूस किया।
एक ही शॉट ने एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस को नष्ट कर दिया। हालांकि जू परिवार के पास क्रिस्टल बेस पावरहाउस की एक उचित संख्या थी, लेकिन वे इस तरह से मारे जाने का सामना नहीं कर सकते थे। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस को मारना कितना मुश्किल था। एंजल रिवॉल्वर सिर्फ एक कारक था। डेथ पाउडर से रूपांतरित कैप्सूल बुलेट भी जरूरी थी। जब तक क्रिस्टल बेस कैप्सूल से प्रतिस्थापित न किया जाए, साधारण मिश्र धातु कैप्सूल इस प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा म्यूटेंट गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन की कमजोरी को जानना, सटीक रूप से शूट करना और छिपकर आश्चर्यजनक शॉट मारना जरूरी था। ये सभी स्थितियां अपरिहार्य थीं। अगर म्यूटेंट गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन ने लिन शेन को शूट करते हुए देखा होता, तो लिन शेन का शॉट उसके कमजोर स्थान पर नहीं लगता। बैकवर्ड कमजोरी को एक ही शॉट से हिट कर पाना सिर्फ किस्मत नहीं थी। लिन शेन को बचपन से ही स्ट्रीट गेम्स खेलना पसंद था। क्लॉ मशीन, रिंग टॉस और बैलून शूटिंग पर खूब पैसे खर्च करता था। बचपन में बैलून शूट करने से ही सटीक निशानेबाजी की शुरुआत हुई थी। उसने गुब्बारे के स्टॉल मालिकों से पैसे खोकर शुरुआत की, लेकिन आखिरकार वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां वह लगभग कभी चुकता ही नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि इस प्रक्रिया में उसने कितना पैसा खर्च किया है। बाद में एयर गन से गुब्बारे उड़ाने से लिन शेन संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने चौथे भाई से निशानेबाजी के अभ्यास के लिए असली बंदूक लाने की भीख मांगी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी बड़ी बहन ने उसे डांटा। सटीक निशाना लगाने के लिए उसे पता ही नहीं था कि उसने कितनी गोलियां चलाई हैं। ये कहा जा सकता है कि लिन शेन की सटीकता पूरी तरह से एक के बाद एक गोली खाने का नतीजा थी। मस्ती की तलाश में लिन शेन ने भारी खर्च करने में संकोच नहीं किया। सौभाग्य से उसके कई अच्छे भाई बहन थे जो उसका साथ देते थे। अगर कोई और परिवार होता तो वे इतनी फिजूल खर्ची की अनुमति नहीं देते। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो खेल वह पहले खेलता था वह अब इतना उपयोगी साबित होगा। मनोरंजन के सभी तरीकों में निपुण होना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। वह चीज़ बंदूक है, वह चीज़ वाकई बंदूक है। एक पिस्तौल एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस को गिरा सकता है। क्या मैं पागल हो गया हूँ या दुनिया पागल हो गई है? नकली, यह नकली होना चाहिए। वे चित्र किसी वैरायटी शो से होने चाहिए, है न? ये सब स्क्रिप्टेड है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। क्या मानव प्रौद्योगिकी ने एक और सफलता हासिल की है? एक पिस्तौल जो उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस को मार सकती है। इसका मतलब है कि मानवता का वसंत वापस आ गया है। हमें किस बेस वेरिएंट प्राणी से डरना चाहिए? मुझे एक छोटी पिस्तौल दो और मैं बेस वेरिएंट प्राणियों के पूरे परिवार को मिटा दूंगा। एक बार फिर यह साबित करता है कि दुनिया एक आभासी दुनिया है। एक स्टील लेवल पिस्तौल लेकर म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस को उड़ा रहा है। यह निश्चित रूप से वर्चुअल प्रोग्राम में एक बग है। NOWELL-BE-IN.C-OM। पूरी दुनिया पागल हो गई। लिन शेन द्वारा एक ही गोली से म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस को मारने का दृश्य आम लोगों के लिए बहुत चौंकाने वाला था, यहां तक कि बेतुका भी। बेस वेरिएंट जीव जिन्हें मानव जाति लगातार मिसाइल बमबारी और यहां तक कि परमाणु हमलों के बाद भी पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती थी, अब एक छोटी पिस्तौल से खत्म हो गए हैं। यह एक पागलपन भरा विचार है। हर कोई सोच रहा था कि वे ऐसी पिस्तौल कहां से खरीद सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था, तुम एक प्लेबॉय की क्षमताओं पर संदेह कर सकते हो, लेकिन तुम उसके ज्ञान और ताकत पर संदेह नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि वह मौत को दावत दे रहा है, लेकिन वास्तव में उसने 5वें स्तर पर सब कुछ नियंत्रण में रखा है। मैं उसे सबसे मजबूत प्लेबॉय कहने को तैयार हूं। उसकी पृष्ठभूमि वास्तव में ठोस है। छोटा भाई बहुत सुंदर दिखता है। क्या कोई जानता है कि वह किस परिवार का बेटा है? मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूं, किसी और चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुझे छोटे भाई पसंद हैं जो शूटिंग में अच्छे हैं। ... अगर लिन शेन को पता होता कि उसे एक अच्छे परिवार से आने वाले प्लेबॉय के रूप में गलत समझा जा रहा है, तो वह शायद खुद को हीन महसूस करना बंद नहीं कर पाता। पैसे बर्बाद करने की उसकी क्षमता इसके विपरीत असली प्लेबॉय की तुलना में अपर्याप्त पृष्ठभूमि का संकेत देती है। सबसे अच्छा, वह बस एक थोड़ा अमीर दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का था, जो किसी भी महत्वपूर्ण वंश का दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस प्राणी को मारना। उत्परिवर्ती समुद्री दानव भगवान जनरल। एक बेस वेरिएंट प्राणी को मारने का संदेश उसकी घड़ी पर आया। गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन्स को दूसरों ने मार दिया था, इसलिए लिन शेन की घड़ी ने कोई अलर्ट सिग्नल नहीं दिया था। ये शिकार मेरा है, कोई आपत्ति है? लिन शेन ने अपनी नज़र जूतियानगे और लुकिंग पर घुमाई। शेन, क्यों पूछ रहे हो? बेशक, ये तुम्हारा है, जूतियानगे ने बहुत सहयोगात्मक ढंग से कहा। लुकिंग ने लिन शेन को एक जटिल भाव से देखा। शुरू में उसने सोचा कि लिन शेन बहुत शांत है, उसमें महत्वाकांक्षा की कमी है, और लंबी दूरी का रिश्ता दूसरों के साथ मिलकर आग को हवा देने के कारण अंततः उनके रिश्ते को एक असंवैधानिक अंत तक ले गया। लेकिन अब लिन शेन को देखकर उसे लगा कि वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। लुकिंग को बिना किसी आपत्ति के सिर हिलाते हुए देखकर लिन शेन सी डेमन्स गॉड जनरल की लाश के पास चली गई और एक पानी की थैली से बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
उसने वेई वुफू को बुलाया, उसे लीफ ब्लेड दिया और उसे सी डेमन गॉड जनरल की छाती को काटने में मदद करने के लिए कहा। म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल का शरीर बहुत कठोर था और लीफ ब्लेड के साथ वेई वुफू को आखिरकार उसकी छाती की प्लेट को हटाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल की छाती के अंदर क्या था, ये देखकर लिन शेन की आंखें अचानक चमक उठीं और यहाँ तक कि वेई वुफू भी मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, हे भगवान। अध्याय 77 दो उत्परिवर्ती अंडे 5वां अपडेट, कृपया सदस्यता लें। उत्परिवर्ती समुद्री दानव भगवान जनरल की छाती गुहा एक विचित्र संरचना थी जो जैविक अंगों और यांत्रिक भागों दोनों से मिलती जुलती थी। उस अजीबोगरीब अंग के भीतर दो समान सुनहरे क्रिस्टलीय अंडे लिपटे हुए थे जो स्पष्ट रूप से बेस म्यूटेशन अंडे की एक जोड़ी थे। प्रत्येक बेस म्यूटेशन अंडे में अनगिनत आपस में जुड़े हुए सोने के धागे थे। वे चमकदार रूप से सुंदर और अवर्णनीय रूप से आकर्षक थे। उत्परिवर्ती समुद्री दानव भगवान जनरल से उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडा प्राप्त किया। उत्परिवर्ती समुद्री दानव भगवान जनरल से उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडा प्राप्त किया। उत्परिवर्ती समुद्री दानव भगवान जनरल ने वास्तव में दो बेस म्यूटेशन अंडे पाले थे। एक साथ दो उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडे प्राप्त करना वह भाग्य बस बेजोड़ था। कोई आश्चर्य नहीं कि वेई वुफू शाप देने से खुद को रोक नहीं सका, ये वास्तव में बहुत ही आकर्षक था। दर्शकों ने देखा कि लिन शेन ने वास्तव में म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल के शरीर से दो बेस म्यूटेशन अंडे निकाले थे। वे ईर्ष्या से भर गए और एक पल के लिए भी ठीक से सोच नहीं पाए। अब बहुत से लोग बेस वेरिएंट प्राणियों से लड़ने और उनके बेस म्यूटेशन अंडे का दावा करने के लिए लिन शेन के स्थान पर जाने के लिए आवेगपूर्ण रूप से प्रेरित महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ और अधिक चरमपंथी व्यक्ति भी लिन शेन को सीधे मारना चाहते थे और उसके हाथों से म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस अंडे की जोड़ी चुराना चाहते थे। लिन शेन की टीम तुरंत दुनिया की सभी अस्थायी टीमों का ध्यान केंद्रित करने लगी। हर कोई लिन शेन की एंजल रिवॉल्वर और दो म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस अंडे के बारे में चर्चा कर रहा था। हालांकि जू तियानगे भी कुछ हद तक ईर्ष्यालु था, लेकिन उसे पता था कि उसे इस जगह पर जीवित रहने के लिए लिन शेन पर निर्भर रहने की जरूरत है और उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि लिन शेन को बधाई देने के लिए आगे बढ़ा। लू किंग ने लिन शेन के अविश्वसनीय रूप से अच्छे भाग्य पर भी आश्चर्य व्यक्त किया, यह महसूस करते हुए कि ये दो उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडे, चाहे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किए गए हों या बेचे गए हों, असाधारण रूप से विस्फोटक संपत्ति थे। वह कमीना बहुत भाग्यशाली है, ये यूजिन को खुशी का एहसास हुआ जब उसने लिन शेन को दो उत्परिवर्तित अंडे प्राप्त करते देखा। हालांकि लू किंग को लिन शेन के पास आते और कुछ कहते देखकर यूजिन का मूड अचानक खराब हो गया। वेई वुफू ने त्रिशूल को अपने हाथ में पकड़ लिया, उसे हवा में कुछ बार घुमाया जैसे कि वह संतुष्ट हो और तुरंत उसे अपनी पीठ पर बांध लिया। अगर तुम इसे ले जा सकते हो तो ये तुम्हारा है। लिन शेन ने म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल के सिर से डेथ पाउडर कैप्सूल को वापस लेने के बाद लाश की ओर इशारा करते हुए जू तियानगे और लू किंग से कहा। उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस सामग्री भी काफी मूल्यवान थी, लेकिन लिन शेन ने पहले ही लूट का भरपूर आनंद ले लिया था। उन्हें कुछ सूप देना ही उचित था। मुख्य समस्या ये थी कि ऐसी चीजों को ले जाना सुविधाजनक नहीं था। ऐसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाले स्थान पर स्टील के पालतू जानवर शायद इसे खींच नहीं पाएंगे, और उसके पास उपयोग करने के लिए उच्च श्रेणी का पालतू जानवर नहीं था, जिसने उसकी भागने की गति को काफी बाधित कर दिया। लिन शेन का उस स्थान पर अब और रहने का कोई इरादा नहीं था। कौन जानता था कि समुद्र से आगे किस तरह के जीव निकलेंगे। अगर कुछ और दुर्जय प्राणी दिखाई दिए तो उनसे निपटना मुश्किल होगा। उसे ये भी नहीं पता था कि छिपने के लिए जगह ढूंढने के लिए उसे कितनी दूर यात्रा करनी होगी, और वह सड़क पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये सुनकर जू तियानगे बहुत प्रसन्न हुआ। यह उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस सामग्री थी। हालांकि यह लिन शेन के हाथों में दो उत्परिवर्तित अंडों जितना मूल्यवान नहीं था, न ही वेई वुफू के हाथों में त्रिशूल के बराबर था, फिर भी इसका बहुत महत्व था। लू किंग की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लिन शेन ने उसे और जू तियानगे को एक ही श्रेणी में रखा था, जिससे उसे उच्च श्रेणी की उत्परिवर्तित सामग्री प्राप्त करने की खुशी से वंचित होना पड़ा। चलो पहले इसे खींचकर ले चलते हैं, फिर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं कि इसे कैसे विभाजित किया जाए। जू तियानगे ने कुछ विचार विमर्श के बाद लू किंग से कहा। फिर वे उत्परिवर्ती समुद्री दानव देव जनरल के शरीर को खींचने के लिए एक मिश्र धातु स्तर के शक्तिशाली कांध हाथी को लाए। लाल जैड शेर और सोने के क्रिस्टल सींग वाली गाय दोनों को वापस बुला लिया गया था। दोनों पालतू जानवर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें ठीक होने में कुछ समय लग सकता था। कुछ चर्चा के बाद समूह ने समुद्र तट से दूर जाने और बसने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजने का फैसला किया। वे चारों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और किसी भी बेस वेरिएंट प्राणी का सामना नहीं किया। ये काफी नीरस लग रहा था। हालांकि उनके बारे में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लिन शेन को एक प्लेबॉय करार दिया गया था और अनजान लोगों ने वेई वुफू और अन्य लोगों को उनके अंगरक्षकों के रूप में भी समझा। इस समय एक और टीम ने चुपचाप लिन शेन और उनके 3 साथियों को पीछे छोड़ दिया। झेंग यान और 6 अन्य अलॉय बेस म्यूटेटर ने एक अस्थायी दस्ता बनाया था।
चूंकि वे सभी लू परिवार से बेस म्यूटेटर थे और एक दूसरे से बहुत परिचित थे, अतीत में अक्सर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनका सहयोग असाधारण रूप से सहज था। झेंग यान के नेतृत्व में उन सातों ने आसपास के कई बेस वेरिएंट प्राणियों को मार डाला था और सौभाग्य से एक उत्परिवर्तित मिश्र धातु का सामना भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कोई उत्परिवर्ती अंडे नहीं मिले। लिन शेन और उनकी टीम द्वारा म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल को मारने के कुछ समय बाद झेंग यान के लिए भी शानदार अवसर आ गया। एक घाटी में उन्होंने वास्तव में क्रिस्टल म्यूटेशन अंडों का एक घोंसला खोजा। क्रिस्टल म्यूटेशन अंडों का घोंसला घाटी के भीतर एक पत्थर के गड्ढे में स्थित था, जिसमें कुछ महीन धातु की शाखाएं थीं, जो कुछ बड़े धातु के पत्तों से ढकी हुई थीं। गलती से पत्थर के गड्ढे में घुसकर पत्तियों को उठाकर टीम में सभी लोग चकित रह गए। अंदर 3 क्रिस्टल म्यूटेशन अंडे थे जो जेड जैसे दिखते थे। उनमें से 2 हरे थे जो इंपीरियल ग्रीन जेड जैसा दिखते थे और एक नीला हरा रंग का था। इससे वे और भी अधिक खुश हो गए, क्योंकि नीला हरा क्रिस्टल म्यूटेशन अंडा संभवतः एक म्यूटेंट अंडा था। चलो पहले उन्हें इकट्ठा करते हैं और वापस आने पर उन्हें बांट लेते हैं। झेंग यान की आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। हालांकि लालच पर तर्क की जीत हुई। दस्ते को अलग थलग न होने देने और एक दूसरे पर हमला न करने देने के लिए झेंग यान ने बार बार आश्वासन दिया कि वे लौटने के बाद अपनी लूट को उचित रूप से साझा करेंगे। इससे दस्ते के अन्य 6 अलॉय बेस म्यूटेटर स्थिर हो गए। दर्शक अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे। लिन शेन और उनके समूह को अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल के साथ एक कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी। ये लोग 3 क्रिस्टल म्यूटेशन अंडे पर ठोकर खाकर गिर पड़े थे, जिनमें से एक म्यूटेंट भी हो सकता है। झेंग यान ने सबसे पहले 3 क्रिस्टल म्यूटेशन अंडे एकत्र किए। जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने पूरी घाटी में एक गुस्से भरी दहाड़ सुनी। एक क्रिस्टल आधारित प्राणी जो हरे क्रिस्टल स्केल से ढका हुआ था और पंखों के बिना एक विशाल ड्रैगन जैसा दिखता था, लेकिन छिपकली की तरह सीधा खड़ा था, घाटी के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा। लगभग खड़ी चट्टान का चेहरा प्राणी के पैरों के नीचे समतल जमीन की तरह था। ये कुछ ही छलांगों में घाटी के तल तक पहुंच गया। इतनी तेजी से झेंग यान और उसकी टीम के पास भागने का कोई मौका नहीं था और एक पल में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। म्यूटेटर्स ने अपने अलॉय पालतू जानवरों को बुलाया, लेकिन वे क्रिस्टल आधारित प्राणी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सके। सिर्फ एक मुठभेड़ में प्राणी के नंगे हाथों से एक अलॉय पालतू जानवर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया गया। इसके पंजे, जो पन्ना खंजर की तरह थे, मिश्र धातु पालतू जानवर के शरीर को चीर रहे थे जैसे कि वह कागज को चीर रहा हो। समूह हैरान था, वे प्राणी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। झेंग यान द्वारा क्रिस्टल बेस लेवल रेड जेड शेर को बुलाने के बाद ही वे स्थिति को स्थिर करने में कामयाब हुए। झेंग यान और लू किंग के रेड जेड शेर दोनों एक ही जगह से आए थे, जो लू परिवार द्वारा नियंत्रित एक प्रमुख संसाधन क्षेत्र था। रेड जेड शेर की भागीदारी के साथ भी वे मुश्किल से ही स्थिति को संभाल पाए। क्रिस्टल आधारित प्राणी रेड जेड शेर से तेज था और अत्यधिक बुद्धिमान था। इसने रेड जेड शेर से सीधे मुकाबला नहीं किया, बल्कि हिट एंड रन रणनीति अपनाई। झेंग यान और उसकी टीम पर बार बार हमला किया और कई मिश्र धातु पालतू जानवरों को मार डाला। रेड जेड शेर केवल प्राणी का पीछा कर सकता था, हमेशा एक कदम पीछे असहाय होकर देखता रहा, क्योंकि क्रिस्टल आधारित प्राणी इधर उधर भाग रहा था। एक मिश्र धातु आधारित म्यूटेटर जो थोड़ा असावधान था और बहुत धीरे धीरे पीछे हट रहा था, क्रिस्टल आधारित प्राणी की जीभ से दिल में छेद हो गया, जो एक नर्म तलवार की तरह थी, जब उसने पालतू जानवर की रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। झेंग यान भी अपनी बुद्धि के अंत में था। ये क्रिस्टल आधारित प्राणी किसी भी अन्य की तुलना में अधिक चतुर था जिसे उसने कभी देखा था। इसने लाल जेड शेर के साथ सीधे जुड़ने से इनकार कर दिया, जिससे वह बहुत निष्क्रिय स्थिति में आ गया। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो शायद वे सभी इस क्रिस्टल आधारित प्राणी द्वारा मारे जाएंगे और लाल जेड शेर किसी काम का नहीं रहेगा। झेंग यान ने अपने दांत भींचे और सभी को अलग अलग भाग जाने का आदेश देने ही वाला था, तभी उसने अचानक घाटी के ऊपर आसमान में एक अविश्वसनीय आकृति देखी। भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? किसी ने चौंक कर कहा। अध्याय 78 देवदूत को लूटना। छठा अपडेट, कृपया सदस्यता लें। सूर्य की रोशनी में पवित्र प्रभामंडल के साथ बेदाग पंख चमक रहे थे और चमकदार सुनहरे कल वाला सिर वास्तव में आकर्षक था। सफ़ेद वस्त्र और सुंदर विशेषताएं किसी भी इंसान से अलग उसे किंवदंती के दयालु और परोपकारी देवदूत जैसा बनाती थीं, जो मानवता को सांसारिक चिंताओं से बचाने के लिए उतरता है। देवदूत की याद दिलाने वाले इस प्राणी को देखकर कई बड़े परिवारों के लोगों के चेहरे काफी बदल गए। दूसरी ओर आम लोग आश्चर्य और प्रशंसा से भर गए, इस बात पर अचंभित थे कि इस दुनिया में वास्तव में देवदूत मौजूद हैं और देवदूत की दया और सार्वभौमिक प्रेम की प्रशंसा कर रहे थे। ऐसे समय में एक दयालु और सुंदर देवदूत के प्रकट होने के लिए वह बेस वेरिएंट प्राणियों द्वारा मारे जा रहे मनुष्यों को बचाने के लिए नहीं तो और किस लिए आ सकता था। कुछ वफादार इंसानों ने तो देवदूत से प्रार्थना भी करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि नास्तिक भी अधिकांशतः मानते थे कि देवदूत का आगमन निश्चित रूप से मानव जाति को बचाने के लिए होना चाहिए।
झेंगयान के दल में कई म्यूटेटर भी यही मानते थे। दुर्भाग्य से उनका सामना एक असली देवदूत से नहीं हुआ, बल्कि एक दिव्य जाति के सदस्य से हुआ जो केवल देवदूतों से कुछ समानता रखता था। अनेक दर्शकों की निगाहों के सामने देवदूत एक सफ़ेद चमकदार चाप में बदल गया और घाटी में उतर गया। उसका शरीर पवित्र सफ़ेद जेड कार्पेस में लिपटा हुआ था और वह उड़ रहा था। क्रिस्टल आधारित प्राणी ने देवदूत को देखा और खतरे को भांप लिया। एक दहाड़ के साथ वह उछल पड़ा, उसके पंजे बिजली की गति से देवदूत की छाती की ओर पहुंच गए। चाहे देवदूत हो या दानव, जो भी आया वह उसे अपने अंडों को पुनः प्राप्त करने से नहीं रोक सका। देवदूत और क्रिस्टल आधारित प्राणी के टकराने से ठीक पहले देवदूत की गति बढ़ गई और वह प्राणी के आगे निकल गया। क्रिस्टल आधारित प्राणी हवा में ही कट गया और बेस म्यूटेशन फ्लूइड और लाश दोनों ही जमीन पर गिर गए। दूसरी ओर देवदूत ने शानदार तरीके से जमीन पर कदम रखा। उस पर धूल या मैल का एक कण भी नहीं था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई देवदूत दुनिया को बचाने के लिए उतर रहा हो। लॉर्ड एंजल, हमें बचाने के लिए धन्यवाद, दस्ते में शामिल एक भक्त म्यूटेटर ने उत्साहपूर्वक देवदूत को सम्मान देते हुए कहा। अन्य लोग भी एक भयानक भाग्य से बचकर कुछ हद तक राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन केवल झेंगयान ने देवदूत की जांच करते हुए भौहें सिकुड़ी। मैंने तुम्हें बचाया है, तुम मुझे कैसे चुकाओगे? देवदूत ने समूह को देखने के बाद दिलचस्पी से कहा। दस्ते के सदस्य हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि देवदूत इंसानों को बचाते हैं और फिर बदले में कुछ मांगते हैं। लॉर्ड एंजल, आप चाहते हैं कि हम आपको कैसे चुकाएं? म्यूटेटर ने पूछा, जिसने उसे सम्मान दिया था, कुछ हद तक संदिग्ध रूप से। मुझे लोगों से दोस्ती करना बहुत पसंद है। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? देवदूत ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक, बहुत खुश होकर। आस्तिक ने सोचा कि वह दुनिया का पहला इंसान हो सकता है जिसने किसी देवदूत से दोस्ती की हो। चूंकि तुम मेरे दोस्त बनने को तैयार हो तो अपना सब कुछ छोड़कर चले जाओ। देवदूत ने अचानक अपना असली रूप दिखाया। इस कथन ने सभी दर्शकों के मुंह खुले के खुले छोड़ दिए और विश्वासियों को लगा कि उनका पूरा विश्व दृष्टिकोण बिखर गया है, एक ऐसे सदमे से अभिभूत जो अवर्णनीय था, जैसे कि ये दुनिया का अंत हो गया हो। एक देवदूत अपने अनुयायियों सहित मनुष्यों को लूट रहा है। ये दुनिया नरक की तरह पागल है। हे भगवान, क्या ये मानवता का लालच और मूर्खता है जिसने आपको क्रोधित किया है और इसीलिए आपने अज्ञानी मनुष्यों को दंडित करने के लिए एक देवदूत भेजा है? कुछ विश्वासी बेकाबू होकर कांप उठे, मानो यह असहनीय दुनिया नष्ट होने वाली हो। ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं खुद कार्रवाई करूं, देवदूत ने अपनी आंखों में उपहास के भाव के साथ हैरान समूह को देखते हुए कहा। उसके पीछे उसके देवदूत के पंख फड़फड़ाने लगे, जो एक प्रेत में बदल गया, जो नेता झेंगयान की ओर दौड़ा। झेंगयान भयभीत हो गया और उसने जल्दी से लाल जेड शेर को आक्रमण का सामना करने का आदेश दिया। लेकिन लाल जेड शेर एंजल के बराबर कैसे हो सकता था? बस एक पल में वाइट जेड कार्पेस में लिपटे एंजल का पैर लाल जेड शेर के सिर पर पड़ा, जिससे वह सीधे जमीन में धंस गया और एक बड़ा गड्ढा बन गया। जैसे ही एंजल उसकी ओर उड़ी, उसका सुंदर चेहरा लगभग उसके चेहरे को छू रहा था। वह फरिश्ता चेहरा अब झेंगयान की आंखों में राक्षसी लग रहा था। भगवान एंजल, जो भी आप चाहते हैं ले लो। झेंगयान ने अपना बैग उठाकर एंजल को पेश करते हुए जोर से चिल्लाया। एक अच्छा लड़का है, मुझे आज्ञाकारी दोस्त सबसे ज्यादा पसंद हैं, एंजल ने बैग लेते हुए कहा। इसकी सामग्री पर नजर डाली और फिर झेंगयान को देखा, लापरवाही से जारी रखते हुए, और आपका पालतू भी। दुनिया भर के इंसानों की चौकस निगाहों के सामने एक एंजल ने 6 इंसानों को लूट लिया, उनकी सारी संपत्ति छीन ली, यहां तक कि एक पालतू कैप्सूल भी नहीं छोड़ा। देवदूत ने मृत म्यूटेटर के शरीर की भी तलाशी ली, जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि अब कुछ भी नहीं बचा है। फिर उसने सभी सामान ले लिए और घाटी में 6 बेसहारा इंसानों और एक लाश को छोड़कर उड़ गया। अब जाकर लोगों ने इस बात पर प्रतिक्रिया की कि देवदूत ने क्रिस्टल आधारित प्राणी को एक ही वार में क्यों मार डाला, लेकिन केवल लाल जेड शेर पर पैर क्यों रखा? ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लाल जेड शेर को अपना बताना चाहता था। लूटने वाले देवदूत की उपस्थिति ने दुनिया को चौंका दिया। लोग चर्चा कर रहे थे कि देवदूत आखिर कहां से आया था और क्या वह वास्तव में एक देवदूत था। एक दिन से भी कम समय में फर्मेंट प्रोजेक्शन सिस्टम द्वारा प्रदान की गई जानकारी मानवता के हजारों वर्षों से बने विश्व दृष्टिकोण को उल्टने के लिए पर्याप्त थी। और ये तो बस शुरुआत थी। अगले दसियों घंटों में लूटने वाला देवदूत बार बार स्क्रीन पर दिखाई दिया, एक के बाद एक अस्थायी टीम को लूटता रहा। झेंगयान और उसका समूह विरोध करने में असमर्थ था, अन्य टीमों की तो बात ही छोड़िए। सौभाग्य से लूटने वाले देवदूत ने केवल लूटपाट की और हत्या करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बेशक, ये तभी संभव था जब आप अपनी सारी संपत्ति उसे सौंपने और उससे दोस्ती करने के लिए तैयार हों। जो लोग दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं थे, उनका हश्र एक निश्चित मिश्र धातु बेस वेरिएंट प्राणी के माध्यम से सभी ने देखा। कोई भी इसे फिर से नहीं देखना चाहता था और कोई भी एंजल की दोस्ती से इनकार करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। कुछ समय के लिए लूटने वाले एंजल की बदनामी बाकी सभी से कहीं ज्यादा हो गई, जिससे प्लेबॉय लिन शेन को अस्थायी रूप से भुला दिया गया।
जब भी कोई लिन शेन और उसके समूह को याद करता तो वे सोचते कि क्या वे एंजल से मिलने पर उससे दोस्ती करना पसंद करेंगे। अगर वे दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं थे तो निश्चित रूप से उनका अंत बहुत दुखद होगा। एंजल की ताकत ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे कि वह और इंसान एक ही स्तर के नहीं हैं। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि अगर वे दोस्त बनने से इनकार करते हैं तो लिन शेन और उनका समूह बच सकता है। कुछ लोगों ने प्रार्थना की कि लिन शेन और उनका समूह लूटने वाले एंजल से न टकराए, जबकि अन्य चाहते थे कि वे तुरंत लूटने वाले एंजल द्वारा मिल जाएं। लिन शेन के पास मौजूद संपत्तियां लोगों के एक छोटे समूह को ईर्ष्या से पागल करने के लिए पर्याप्त थीं। अगर एंजल उन संपत्तियों को ले जाता तो यह उनके लिए एक अप्रिय घटना नहीं होती। यदि यह संभव होता तो वे स्वयं एंजल का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक होते, कम से कम इस विचार में कुछ मनोवैज्ञानिक आराम पाने के लिए कि यदि किसी के पास कुछ नहीं है तो ये संतुलित महसूस होगा। दुर्भाग्य से फर्ममेंट प्रोजेक्शन सिस्टम के पास लूटने वाले एंजल का विशेष फुटेज नहीं था और उसे केवल तभी देखा जा सकता था जब वह उन मनुष्यों के पास दिखाई देता था। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग जुड़ते गए, वे सभी जानना चाहते थे कि लूटने वाला एंजल आखिरकार लिन शेन और उसके 4 लोगों के समूह से कब मिलेगा। अध्याय 79 पुनर्मिलन 7 अपडेट। कृपया सदस्यता लें। जो लोग एंजल को लूटने और लिन शेन और उसके समूह को खोजने की उम्मीद कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी स्थिति को अपने पक्ष में देखा तो वे निराशा में अपने दांत पीसने लगे। समुद्र तट से निकलने के बाद लिन शेन और अन्य 3 लोग अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थे कि उन्हें एक छिपी हुई गुफा मिली जिसमें किसी भी बेस वेरिएंट प्राणी का कब्जा नहीं था। वे चारों गुफा के अंदर छिप गए और लगभग 40 घंटे बीत गए, उन्होंने बाहर आने का कोई इरादा नहीं दिखाया। कायरतापूर्ण, वास्तव में बहुत कायरतापूर्ण। उस प्लेबॉय के पास इतने शक्तिशाली हथियार और अंगरक्षक हैं, फिर भी वह पूरे समय डरपोक बना रहा है। भोला मत बनो, उसके पास बचाने के लिए एक बड़ी विरासत है। कौन जानता है कि अगर वह मर गया तो किसे फायदा होगा। बेशक उसे सतर्क रहना होगा। इस तरह छिपने से मुझे लगता है कि एंजल के लिए उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। मैं वास्तव में उन्हें एंजल द्वारा लूटते हुए देखना चाहता हूं। इस लंबी अवधि के दौरान लू और जू परिवारों के म्यूटेटरों ने घड़ी का काम सीख लिया था और स्वाभाविक रूप से दर्शकों ने भी सीख लिया था। उनकी नज़र में यह एक रियलिटी शो की तरह था। केवल कुछ ही लोग जानते थे कि यह किसी रियलिटी शो से बहुत दूर था, बिना किसी स्क्रिप्ट के। मौत असली थी। लू किंग और जू त्यानगे अब पूरे दिल से लिन शेन की सलाह का पालन कर रहे थे, यहाँ तक कि लिन शेन जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित जीवों को मारने की क्षमता थी, इस जगह पर इतना सतर्क था। उन्हें लापरवाही से काम करने का क्या अधिकार था? सच में उन्हें लिन शेन द्वारा गुमराह किया जा रहा था। ये ग्रह वास्तव में मनुष्यों के लिए खतरनाक था, लेकिन इस हद तक नहीं। आमतौर पर महासागर और कुछ पर्वत श्रृंखलाएं सबसे खतरनाक स्थान थे जहां क्रिस्टल आधारित जीवों के प्रकट होने की सबसे अधिक संभावना थी। जंगल भी एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्र था, लेकिन मैदान अलग थे, उतने खतरनाक नहीं थे। मुख्य खतरा स्टील के जीव और मिश्र धातु के जीव थे। लू और शू परिवारों के कुछ सदस्यों को सौभाग्य से मैदानी इलाकों में ले जाया गया, जहां उन्होंने म्यूटेंट सहित बड़ी संख्या में शिकार किया और कुछ को म्यूटेंट अंडे भी मिले। बेशक लिन शेन को यह नहीं पता था, दोनों बार जब वह इस ग्रह पर गया था तो वह पास में पर्वत श्रृंखलाओं के साथ समुद्र के पास पहुंच गया था, जो सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक था। इसके अलावा उसने जिन कई भयानक म्यूटेंट का सामना किया, उसने लिन शेन को महसूस कराया कि यहाँ बहुत विवेकपूर्ण होना चाहिए और उसे बेस वेरिएंट प्राणियों का शिकार करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। भले ही वह बेस वेरिएंट प्राणियों का शिकार करना चाहता था, वह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि वह खुद को बचाने की क्षमता हासिल करते हुए मिश्र धातु या क्रिस्टल बेस तक नहीं पहुंच जाता। इसके अलावा उन चारों ने पहले ही कुछ लाभ अर्जित कर लिए थे और वे लाभ काफी उच्च स्तरीय थे, इसलिए वे स्पष्ट विवेक के साथ लेट गए। जब अन्य 3 सो रहे थे तो अचानक जू त्यानगे ने शोर सुना, जो निगरानी कर रहा था। वे सभी उछल पड़े और गुफा के मुहाने पर इकट्ठा हो गए, चुपचाप बाहर झांकने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने लगभग 15 आकृतियों का एक समूह इस ओर चलते हुए देखा। गहरी जांच करने पर जू त्यानगे और लू किंग बहुत खुश हुए। उन 15 लोगों में लू और जू दोनों परिवारों के सदस्य थे। उन्होंने सोचा था कि ऐसी खतरनाक जगह पर उनके परिवार के म्यूटेटर दुर्भाग्य से खो गए होंगे। इतने सारे लोगों को जीवित देखना एक अप्रत्याशित राहत थी। शेन, देखो, वे सभी हमारे अपने लोग हैं। क्या हम उन्हें यहाँ आकर एक साथ छिपने दें? जू त्यानगे ने अपना सबक सीख लिया था और इस बार बिना सहमति के काम नहीं किया। लू किंग को विनती भरे भाव से देखते हुए लिन शेन ने तुरंत सहमति दे दी। सबसे पहले वे लोग इस ओर जा रहे थे और भले ही वह सहमत न हो, वे बाद में गुफा की खोज कर सकते हैं। दूसरे, लिन शेन उनसे जानकारी इकट्ठा करना चाहता था ताकि यह समझ सके कि आसपास के क्षेत्र में स्थिति कैसी थी। इन नए आगमन की ताकत अलग अलग थी और ये तथ्य कि वे अब तक जीवित थे, ये सुझाव देता था कि यह स्थान उतना खतरनाक नहीं हो सकता जितना उसने सोचा था।
लिनशेन की अनुमति के साथ जू तियानगे और लू किंग गुफा से बाहर आए और अपने परिवार के म्यूटेटर को बुलाया। म्यूटेटर्स जू तियानगे और लू किंग को देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए और जल्दी से भाग गए। लिनशेन गुफा के अंदर खड़े होकर उन लोगों को ठंडी निगाहों से देख रहे थे। उनकी स्थिति बहुत खराब नहीं दिख रही थी, लेकिन यह विशेष रूप से अच्छी भी नहीं थी। ये बहुत अजीब था कि इतने सारे लोगों में से किसी के पास कोई सवारी नहीं थी। अगर कोई यह कह सकता है कि उनके सभी पालतू जानवरों की बलि दी गई थी, तो उन्हें इतनी भीषण लड़ाई में और भी ज्यादा घाव होने चाहिए थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें बस कुछ ही चोटें लगी थीं और उनमें से कुछ को तो कोई घाव भी नहीं था। उनके कपड़े अभी भी साफ और सुव्यवस्थित थे। कोई भी इसे जिस तरह से भी देखे, कुछ अजीब चल रहा था। बेशक लिनशेन यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि इन लोगों को एक देवदूत ने लूट लिया था और वे अभी तक नए पालतू जानवर नहीं पा सके थे। वे कुछ बेस म्यूटेशन अंडे पाने में कामयाब रहे, लेकिन ये अंडे तुरंत पालतू जानवर नहीं बन सके। लू किंग को देखकर जेंग यान बहुत खुश हुआ। लूटे जाने के बाद जब वे बेस वेरिएंट प्राणियों का शिकार कर रहे थे, तो उन्हें लू किंग को खोजने की उम्मीद थी। उनका सामना कुछ लोगों से हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी लू किंग नहीं था। जेंग यान लू किंग की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि उसे पता था कि अगर लू किंग को कुछ हो गया तो वापस लौटने पर उसे समझाने में बहुत मुश्किल होगी। इसके अलावा वह नहीं चाहता था कि लू किंग को कुछ हो। वह लू परिवार के मुख्य समूह में प्रवेश करने के लिए उसका लाभ उठाने की योजना बना रहा था। ये देखकर कि लू किंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जेंग यान बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने लिनशेन को गुफा में खड़ा देखा तो उसकी भौहें फिर से तन गईं। जू तियानगे और लू किंग ने सभी को गुफा में ले जाया और जब जेंग यान और अन्य लोगों ने म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल का शरीर देखा तो वे थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण क्रिस्टल आधारित प्राणी है। जू तियानगे और लू किंग ने उनकी स्थिति के बारे में पूछा, जबकि लिनशेन चुपचाप किनारे पर बैठी सुन रही थी। जैसा कि लिनशेन ने सोचा था, समुद्र और पहाड़ों के अपेक्षाकृत खतरनाक होने के अलावा अन्य स्थानों पर वास्तव में इतने सारे क्रिस्टल आधारित जीव नहीं थे। ये लोग अपेक्षाकृत भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्हें विशेष रूप से खतरनाक क्षेत्रों में नहीं ले जाया गया था। झेंग यान के समूह को छोड़कर उन्होंने मूल रूप से किसी भी क्रिस्टल आधारित जीव का सामना नहीं किया था। इसलिए खतरे की उनकी धारणा काफ़ी कम थी और वे वास्तव में पहाड़ी तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। जब लिनशेन ने उनकी कहानियां सुनी तो लगभग सभी ने लूटे जाने के अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए दांत पीसते हुए लूटने वाले देवदूत का उल्लेख किया। अब लिनशेन को समझ में आया कि चीज़ें इतनी अजीब क्यों लग रही थीं। ऐसा नहीं था कि उनके पालतू जानवरों की बलि दी गई थी, बल्कि यह कि उन्हें पूरी तरह से लूटने वाले देवदूत ने लूट लिया था। लिनशेन और वेई वुफू ने एक दूसरे को देखा। दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे। तियानशिन, वह आदमी अभी भी यहाँ है। मुझे लगा कि वह पहले ही वापस चला गया है, लिनशेन ने खुद से सोचा। तियानशिन को लूटने के बाद तियानशिन के पास कुछ भी नहीं बचा था। तार्किक रूप से तियानशिन को वापस लौटने से पहले तैयारी के लिए वापस जाना चाहिए था। अप्रत्याशित रूप से तियानशिन वापस नहीं गया था और इस ग्रह पर ही रुका हुआ था। मैं मूल रूप से अगली बार यहाँ आने पर उससे कुछ एलियन हाईटेक उत्पाद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ये वास्तव में अफसोस की बात है कि वह नहीं गया। लिनशेन को थोड़ा अफसोस हुआ। ये बहुत संभव था कि इस ग्रह पर प्राचीन क्षेत्र के राजा और 3 खजाने के बक्सों के अवशेष हों। जब तियानशिन आया तो वह चुपके से आया, दूसरों को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और अगर वह वापस भी गया तो वह निश्चित रूप से इसे गुप्त रखेगा। आखिरकार मनुष्यों की तुलना में उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से मजबूत थी, लेकिन शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों के बीच वह सिर्फ एक छोटा सा झींगा था। अगर उसने ये खबर बाहर निकाल दी तो प्राचीन क्षेत्र के राजा का क्या था, या शायद ही उसके हाथ में आ पाता। तो चाहे कुछ भी हो, तियानशिन निश्चित रूप से इस ग्रह में प्रवेश करने की विधि का खुलासा नहीं करेगा। जब सभी लोग जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से जू तियानगे और लू किंग की स्थिति के बारे में पूछा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, भले ही उन्होंने बिना लूटे क्रिस्टल आधारित प्राणी का शिकार किया हो। जू तियानगे चतुर थे। उन्होंने लिनशेन को मिले म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस अंडे का उल्लेख नहीं किया, केवल गोल्ड आर्मर्ड सी डेमन को पीछे हटाने और म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल का शिकार करने के उनके संयुक्त प्रयासों के बारे में बात की। यह म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस है। तभी सभी को एहसास हुआ कि लाश वास्तव में म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस की थी, और वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जू तियानगे ने यह भी कहा कि इस म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस को मारने में लिनशेन ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था। झेंग यान की निगाहें झिलमिला उठीं, और हालांकि जू तियानगे ने लिनशेन को म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस अंडा मिलने या लिनशेन की बंदूक के मामले को उठाने का उल्लेख नहीं किया, फिर भी उन्हें तीव्रता से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। स्टील म्यूटेटर लिनशेन सबसे ज्यादा योगदान कैसे दे सकता है?
इसका एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि उसके पास एक शक्तिशाली पालतू जानवर था जो म्यूटेड क्रिस्टल बेस प्राणी को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, जिसका अर्थ है कि यह कम से कम एक क्रिस्टल बेस पालतू जानवर या म्यूटेड क्रिस्टल बेस पालतू जानवर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये सुनकर कि म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल के शरीर पर जू तियानगे और लू किंग ने दावा किया था, उसे और अधिक विचार करने के लिए प्रेरित किया। लिन शेन ने सबसे ज्यादा योगदान क्यों दिया? फिर भी म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल का शरीर जू तियानगे और लू किंग को दिया गया। भले ही लिन शेन ने बेस म्यूटेशन फ्लूइड लिया था और वेई वुफू ने एक त्रिशूल लिया था, लेकिन ये आइटम शरीर से ज्यादा मूल्यवान थे। लेकिन झेंग यान को अभी भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह केवल एक ही संभावना के बारे में सोच सकता था, लिन शेन को बेहतर इनाम मिल सकता था। जू तियानगे द्वारा पहले बताए गए उल्लेख को याद करते हुए कि कैसे उन्होंने एक स्वर्ण बख्तरबंद समुद्री दानव का शिकार किया था और एक बेस म्यूटेशन अंडा निकाला था, झेंग यान ने अनुमान लगाया कि लिन शेन को म्यूटेंट समुद्री दानव भगवान जनरल से बेस म्यूटेशन अंडा मिल सकता है। ये सोचकर कि उसे म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस एग पाने का मौका मिला था, लेकिन एंजल ने उसे लूट लिया, जबकि लिन शेन को म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस एग मिला था और वह उल्टी गिनती खत्म होने तक सुरक्षित रह सकता था और घर लौट सकता था। झेंग यान को बहुत गुस्सा आया। जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद अधिकांश लोगों ने मैदानों में लौटने और बेस वेरिएंट प्राणियों का शिकार जारी रखने का फैसला किया। ऐसी जादुई जगह पर आकर वे खाली हाथ वापस नहीं जा सकते थे। लूटे जाने के बाद भी वे सामग्री या बेस म्यूटेशन अंडे पाने के लिए कुछ बेस वेरिएंट प्राणियों का शिकार करेंगे। यहाँ इतने सारे म्यूटेंट प्राणियों के साथ अगर किस्मत उनके पक्ष में होती तो वे म्यूटेंट एग पा सकते थे, यहाँ तक कि सिर्फ म्यूटेंट स्टील एग भी उनके सारे नुकसान की भरपाई हो जाती और वे बहुत पैसा कमा लेते। जहाँ तक लुटेरे एंजल की बात है, वे ज्यादा चिंतित नहीं थे, क्योंकि आमतौर पर एंजल लूटता था लेकिन मारता नहीं था। सबसे बुरी स्थिति में वे फिर से लूट लिए जाते क्योंकि उनके पास खोने के लिए वैसे भी बहुत कम बचा था। ये सुनकर लिन शेन को भी लालच आया, क्योंकि मैदान इतने खतरनाक नहीं थे, इसलिए वह भी कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता था। आखिरकार उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और अब उसे म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल का शव जू तियानगे और लू किंग को देने का पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि यहाँ इतना खतरनाक नहीं है तो वह धीरे धीरे शव को घसीटकर मैदान में ले जा सकता था और बिना किसी चिंता के सो सकता था। वह शव को घसीटने में और समय लगा सकता था, लेकिन फिर अगर इसे घसीटने में बहुत समय लग जाता और रास्ते में कुछ अप्रत्याशित हो जाता तो ये लाभ से ज़्यादा नुकसान होता। थोड़ी देर आराम करने के बाद सभी लोग एक साथ गुफा से बाहर निकल गए। लिन शेन और वेई वुफू लोहे के सींग वाले घोड़ों पर सवार होकर समूह के पीछे आराम से झूम रहे थे। पहुंचने से पहले यह उनके घोड़े थे जो सबसे खराब थे, लेकिन अब जब केवल 4 लोगों के पास घोड़े बचे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनके घोड़े कुछ हद तक विशिष्ट हो गए हैं। प्लेबॉय की सवारी इतनी घटिया कैसे है? इतने पैसे होने के बावजूद क्या उसे इससे बेहतर सवारी नहीं मिल सकती थी? तुम्हें कुछ नहीं पता, इसे कहते हैं धन का दिखावा न करना। जितना अमीर व्यक्ति होता है उतना ही कम दिखावटी होता है। प्लेबॉय के कदम उठाने से पहले क्या तुम्हें भी नहीं लगा कि वह सिर्फ बकवास है? लेकिन फिर एक ही गोली से उसने म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल को मार गिराया। तो ऐसा ही है। जिन लोगों ने इस स्थिति को देखा उन सभी ने सोचा कि लिन शेन चुप रह गया था। अगर लिन शेन को इस बारे में पता होता तो शायद वह अपनी पीठ में दर्द होने तक हंसने से खुद को नहीं रोक पाता। वह अपने पैसे और उच्च स्तरीय पालतू जानवरों के साथ ऐसे जर्जर लोहे के सींग वाले घोड़े की सवारी करने की जहमत कौन उठाएगा? वे धीमे और बेहद असहज दोनों हैं। अन्य म्यूटेटर्स को काफ़ी कड़वाहट महसूस हुई। एंजल को लूटने वाले व्यक्ति के प्रति और भी अधिक नाराजगी महसूस हुई। अगर यह डकैती नहीं होती तो उन्हें 2 पैरों पर नहीं चलना पड़ता। अफसोस की बात है कि चूंकि एंजल को लूटने वाला बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वे अपने दिल में केवल शाप ही दे सकते थे, क्योंकि किसी ने वास्तव में बदला लेने की हिम्मत नहीं की। लिन शेन और उसका समूह जिस स्थान पर था वह शुरू में समुद्र तट से मैदानों की ओर जाने वाले एक पहाड़ी रास्ते का प्रवेश द्वार था, जो अब मैदानों से बहुत दूर नहीं है। सुरक्षित रूप से मैदानों में पहुंचकर, जैसा कि उन्होंने कहा था, वहां बहुत से मिश्र धातु जीव थे। दूर से ही भेड़ जैसे जीवों के झुंड धातु की घास पर चरते हुए देखे जा सकते थे। दुर्भाग्य से वे साधारण स्टील जीव बहुत कम मूल्य के थे और जू और लू दोनों परिवारों के म्यूटेटर ने उन पर विचार भी नहीं किया जब तक कि उनके बीच म्यूटेंट न हो। वे पहले पहाड़ों की ओर जाना चाहते थे, कुछ उच्च स्तरीय बेस वेरिएंट जीवों को खोजने के उद्देश्य से। लेकिन समुद्र के पास कितना खतरनाक है ये सुनकर उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। चूंकि वहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए बेस वेरिएंट जीवों का एक साथ शिकार करना सुविधाजनक नहीं था, और चूंकि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित था, इसलिए उन्होंने शिकार के लिए अलग होने का फैसला किया। जू तियानगे और लू किंग जू परिवार टीम और लू परिवार टीम के क्रमशः नेता थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपनी अपनी टीमों के साथ शिकार करने गए। अब समस्या म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल की लाश की थी, क्योंकि यह जू तियानगे और लू किंग दोनों की थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि दोनों में से कोई भी इसे अपने साथ नहीं ले जाएगा।
अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम अपना सामान यहाँ छोड़ सकते हो और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, लिन शेन ने कहा। शेन, मुझे तुम पर भरोसा है, कोई समस्या नहीं है, जू त्यानगे ने तुरंत कहा। लू किंग ने लिन शेन को संदेह से देखा और पूछा, क्या तुम शिकार करने नहीं जा रहे हो? अब ज्यादा समय नहीं बचा है और यहाँ पर उपयुक्त शिकार ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं जाऊंगा, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैदान सुरक्षित थे लेकिन मुनाफा बहुत अच्छा नहीं था, कोई भी मिश्र धातु को देख नहीं सकता था और जगह बहुत बड़ी थी। लिन शेन ने सोचा कि सिर्फ पैदल चलने में कितना समय बर्बाद होगा और बिना किसी अच्छे वाहन के वह आगे चलने की जहमत नहीं उठा सकता था। मिश्र धातु जीवों की तलाश में समय और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय यहाँ कुछ समय आराम करना और संभावित खतरों से बचना बेहतर था। लू किंग और जू त्यानगे को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल की लाश को अस्थायी रूप से लिन शेन और वेई वुफू के पास निगरानी के लिए छोड़ दिया, जबकि वे दोनों अपनी अपनी टीमों के साथ शिकार की तलाश में निकल गए। लिन शेन और वेई वुफू एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गए, दूर से भीड़ों के झुंड को देखते हुए बहुत ज्यादा आराम महसूस कर रहे थे। लू किंग और कुछ म्यूटेटर झेंग यान के मार्गदर्शन में एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मैदान पहाड़ों से मिलते थे। झेंग यान और उसका समूह पहले भी यहां आ चुका था और उसे एक प्रकार का मिश्र धातु जीव मिला था, लेकिन उस समय उन्होंने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और ज्यादा समय तक नहीं रुके। अब ये मिश्र धातु जीव उनके लिए एकदम सही शिकार थे, क्योंकि उनके पास पालतू जानवरों की कमी थी, वे अब ज्यादा चुस्त दुरुस्त नहीं रह सकते थे। लू किंग, तुम यहाँ लोगों को शिकार के लिए ले जाओ, मैं दूसरी जगहों पर जाकर देखूंगा कि क्या शिकार के लिए ज्यादा उपयुक्त बेस वेरिएंट जीव हैं, झेंग यान ने कहा, फिर मुड़कर दूसरी दिशा में चला गया। लू किंग और दूसरों को नजरअंदाज करने के बाद झेंग यान एक तरफ मुड़ गया और सीधे उस घाटी की ओर बढ़ गया जहां पहले एंजल ने उसे लूटा था। घाटी में प्रवेश करने के कुछ समय बाद उसने एंजल की एक आकृति को आसमान से उतरते देखा। झेंग यान की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। तुम फिर से, क्या दुर्भाग्य है, तियानशिन ने कहा, उन पर नजर डाली और झेंग यान को पहचान लिया जिसे उन्होंने पहले लूटा था। कुछ हद तक नाराज महसूस कर रहा था। लेकिन जब से मैं यहाँ हूँ, मैं खाली हाथ कैसे लौट सकता हूँ? मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे कुछ सम्मान दे सकते हो? तियानशिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और झेंग यान के पास चला गया। रुको, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास न केवल क्रिस्टल आधारित पालतू जानवर है, बल्कि एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडा भी है, झेंग यान अचानक बोला।